Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT under 24/7. I am your law mentor Dimple Parekh and as promised मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि मैराथन वीक आप सभी के लिए आने वाली है। इस वीक का नाम हमने क्या रखा है, इट्स काउंटडाउन मैराथन वीक, है ना। तो अब से हम लोग रोज़ शाम को मिलेंगे 5 बजे, जहां हम लोग मैराथन करेंगे, इधर 2 आवर्स 3 आवर्स, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस लॉज इन वन शॉट। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे और सेशन को लाइक और शेयर करके आएंगे सभी के साथ, ठीक है। गुड इवनिंग गौरव, स्मिता, नूर, शोभा, शिवम, थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो ताकि हम लोग आगे बढ़े अपने सेशन के साथ। तब तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखो, लीगल मैक्सिम आपका मैं ऑलरेडी 1 शॉट में कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने अखिरे ने 1.5 आवर्स हमारे ले लिए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लीगल जो हमारे मैक्सिम्स है उसका मैं अलग से एक क्लास ले लूं। तो वो 1 शॉट ऑलरेडी हो चुका है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लाइव सेक्शन में जाकर के उसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम पॉक्सो एक्ट देखेंगे, हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ेंगे, हम प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ेंगे, हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखने वाले हैं, हम फैमिली लॉ पढ़ेंगे, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ेंगे, हम आईपीआर लॉज पढ़ेंगे, हम पॉश एक्ट पढ़ेंगे और साथ में हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आज का जो सेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इतनी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम एक साथ पढ़ने वाले हैं इन 1 गो। तो अगर आप लोग तैयार हैं, एक बार मुझे हार्ट इमोजीज, फायर इमोजीज देखना है कमेंट सेक्शन में। उसी के बाद हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और आप सभी लोग मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग शिवांगी, गुड इवनिंग। और जिसको भी नहीं पता है, आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सबको बता देंगे। आप लोग क्या बताएंगे कि अब से रोज शाम को 5 बजे डिम्पल मैम मैराथन लेकर के आएंगी, जहां हम इंपॉर्टेंट करंट लीगल अफेयर्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, ठीक है, सारे महीनों के लाइक अभी तक का जो कुछ भी है सब कुछ कवर करेंगे। तो क्लास की ड्यूरेशन कितने होने वाली है? अराउंड 2.5 आवर्स और 3 आवर्स मे बी। जितना जल्दी हम कवर कर ले उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर सेशन को स्टार्ट ऑब्वियस सी बात है कि थोड़े से पॉजिटिव नोट से ही करेंगे, बिकॉज अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की है। मेरे पास बहुत सारे लोगों का मेल आता है, मैसेज आता है कि मैम एग्जाम आने वाला है, अब लिटरली बहुत डर लग रहा है ना। तो देखो, उसके लिए हमारे पास क्या है, इंसान की सफलता कि सबसे पहली सीढ़ी क्या है, शिक्षा है, ठीक है। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, तो आपको क्या करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, है ना। शिक्षा सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इस सेशन को। मैम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करवाओगे क्या? मैं ऑलरेडी पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप लोग को करवा चुकी हूँ इन बिट्स एंड पीसेस, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 2020 या फिर 21 से लेकर के लास्ट ईयर तक के पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊं लीगल रीजनिंग के, तो आप लोग मुझे ये बात कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद ही मैम ये क्लास की क्वांटिटी कम क्यों हो गई है? जी नहीं, आपकी क्लासेस होती है, बट मैंने आप सभी लोगों से कहा है आप लोग मुझसे मेन चैनल पर मिलेंगे, यानी कि जो नया चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हमने बनाया है क्लैट के लिए, आप लोग मुझसे वहीं मिलेंगे। लेकिन आप लोग नहीं आते हैं और एग्जाम आ चुका है और मैंने आप लोगों से बहुत टाइम पहले ये वादा किया था कि आप सभी लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो दैट इज द रीजन वाई इस चैनल पे और जो हमारा मेन चैनल है सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है क्लैट के लिए, वहां पर भी इस क्लास को चलाया गया है ताकि आप जितने भी लोग हैं सभी तक पहुंच सके ये क्लास, ठीक है। हेलो, चलो ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन के साथ। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं PYQs करवाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दो, मैं तभी करवाऊंगी, ठीक है। चलो
तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग आते हैं पॉक्सो एक्ट पे, ठीक है। ये हमारा एक्ट नंबर 1 है। तो पॉक्सो एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो देखो बच्चों, अगर हम लोग चाइल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात करें या फिर चिल्ड्रंस पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो इंडिया के अगर हम लोग सेंसस डाटा को देखें 2011 के, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है, वो इंडिया में पाई जाती है। और जहाँ जहाँ हम लोग वर्ल्ड चाइल्ड देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, वो बच्चे जो लोग 18 साल से कम उम्र के हैं, ठीक है। तो चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, जो भी लोग 18 साल से कम उम्र के हैं वो सभी लोग कौन हैं, वो सभी लोग चाइल्ड हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी सी बात। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, बिकॉज जब भी मैंने आप लोगों को इंडियन पीनल कोड पढ़ाया, भारतीय न्याय संहिता पढ़ाया, यानी कि जो पीनल लॉज पढ़ाए, तो आप सभी ने मुझसे हमेशा एक ही क्वेश्चन किया कि मैम देखिए पॉइंट ये है कि आपने हमें रेप का डेफिनेशन पढ़ा दिया, बट रेप तो लड़कों के साथ भी होता है, तो फिर हम लोग क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं लड़कों को इन द डेफिनेशन ऑफ रेप। आपका आंसर यहां पर है, ठीक है। आपका आंसर क्या है कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है जो कि 18 साल से कम उम्र का है, तो इन दैट केस अगर इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो ये सभी लोग गवर्न होंगे अंडर द पॉक्सो एक्ट, ठीक है। तो अगर अगली बार आपसे कोई पूछता है कि अगर 18 साल से कम उम्र का कोई लड़का है जिसके साथ रेप हुआ है, तो क्या कोई ऐसा लॉ है, लेजिस्लेशन है जो उसको बचा सकता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, आपका आंसर होगा यस, इट इज पॉक्सो एक्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि हमें क्यों जरूरत पड़ी चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ की, तो देखो यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस लिख करके रखे हैं इंडियन पीनल कोड के। जब इंडियन पीनल कोड आया था, कब आया था, 1860 में आया था। भारतीय न्याय संहिता कब आया, 2024 में आया, ठीक है। 1 जुलाई इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट है भारतीय न्याय संहिता की। तो हम लोगों ने ये देखा कि रेप की डेफिनेशन प्रोवाइडेड थी, अननेचुरल ऑफेंसेस की डेफिनेशन प्रोवाइडेड थी, और आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ विमेन की डेफिनेशन भी प्रोवाइडेड थी, ठीक है। और जब तक निर्भया का केस नहीं आया तब तक जो आईपीसी का सेक्शन 375 था वो नॉर्मली बात करता था अबाउट ट्रेडिशनल पीनल वेजाइनल इंटरकोर्स। वो तो जब निर्भया का केस हुआ 2012 में, उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को इंक्लूड किया in the definition of rape, which includes for example insertion of objects, manipulation of body parts, एप्लीकेशन ऑफ माउथ्स टू द प्राइवेट पार्ट्स, या फिर यहाँ पर पेनिट्रेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं इनको कब इंक्लूड किया गया, पोस्ट निर्भया वाला केस इन 2012। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी रेप की डेफिनेशन थी वो भी इतनी डेवलप नहीं थी, 2012 में जाकर के हुई, ठीक है। और बच्चों को भी यहाँ पर किसी भी तरीके से इंक्लूड नहीं किया गया था। बेसिकली अगर हम लोग मेनली अगर हम लोग मेल चाइल्ड के बारे में बात करें तो वो तो बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं थे। और क्योंकि वो लोग इंक्लूडेड नहीं थे इसीलिए ज़रूरी था कि हम कोई स्पेशल लॉ उनके लिए लेकर के आए, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को हमेशा बार बार ये बताया है कि अगर हम स्पेशल लॉ लेकर आए हैं किसी विमेन के लिए या फिर किसी बच्चे के लिए, ठीक है, तो क्या हम मेन सेक्शन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? इसका जवाब है नहीं। हमारा जवाब नहीं क्यों है, बिकॉज हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें साफ साफ कहता है कि स्टेट्स के पास पावर है या फिर स्टेट के पास पावर है कि जब जब उन्हें ये लगे कि हमारे जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है विच इंक्लूड्स वुमेन एंड चिल्ड्रन, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल लॉज बना सकते हैं। और उनमें से ही एक स्पेशल लॉ हमारा कौन सा है, इट इज द पॉक्सो एक्ट। तो मेनली पॉक्सो एक्ट का एम क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉक्सो एक्ट का एम यही था कि बच्चों के साथ इंक्लूडिंग बॉय चाइल्ड, ठीक है, मेल चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड है, डजंट मैटर, 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चा है अगर उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, उनका यूज हो रहा है फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस या फिर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, तो इन दैट केस सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है, उन सभी को प्रोटेक्शन दी जाए और उन लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो ताकि जो नॉर्मल कोर्ट्स है वहां पर उन बच्चों को ना लेकर जाया जा सके, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें एक्ट के नेम की तो आपको मैं बता चुकी हूँ, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को भी इस एक्ट का नाम पॉस्को प्रोनाउंस करते हुए सुना है,
ठीक है। अगर आप लोग पॉस्को बोलेंगे तो ये जो फुल फॉर्म होगा ये उल्टा हो जाएगा, तो सभी लोग याद रखना ये पॉस्को एक्ट नहीं है, इट इज़ द पॉक्सो एक्ट, ठीक है। और डेट ऑफ एनफोर्समेंट तो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आने ही वाला है। आज हो गई है 12 नवंबर, और ये कब आया था, ये चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल था लॉ, इसीलिए इसे लेकर आया गया कब, 14 नवंबर 2012 को। इतना ईजी सिंपल सा डेट ऑफ एनफोर्समेंट है, आई थिंक ये तो आप सभी लोगों को याद रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ तक सारी बातें समझ में आई है तो एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। लेट्स मूव ऑन नाउ टू द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द पॉक्सो एक्ट। कब तक आएगा पता चला एडमिट कार्ड बेटा, 15 नवंबर या फिर उसके बाद ही कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज कोई भी नोटिफिकेशन देने वाली है। किसी और वेबसाइट की इंफॉर्मेशन पे आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। PYQs करवा देंगे। चैनल का नाम है क्लैट अड्डा 24/7। चलो तो चलते हैं टुवर्ड्स द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द पॉक्सो एक्ट। देखो पहली बात मैं आपको बता चुकी हूँ, इस एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चा यानी कि गर्ल चाइल्ड और मेल चाइल्ड में हम लोग फर्क नहीं करेंगे। तो ये जो एक्ट है नंबर 1 जेंडर न्यूट्रल है। दूसरी बात, ये जो एक्ट है वो साफ साफ बताता है कि जब भी इस एक्ट के तहत कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। अब वो चाइल्ड फ्रेंडली किस तरीके से होगी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पुलिस वाला है जो बच्चे से कुछ पूछना चाहता है तो वो पुलिस की वर्दी में उस बच्चे के सामने नहीं जाएगा, बिकॉज हो सकता है कि बच्चा ऑलरेडी बहुत सहमा हुआ है, वो और ज़्यादा डर जाए, ठीक है। पुलिस से तो वैसे भी हम बच्चों को डरा के रखते हैं कि ऐसा मत करो वरना पुलिस आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए बच्चा डर जाएगा। दैट इज़ द रीज़न वाई ये क्या कहता है ये एक्ट, ये कहता है कि चाइल्ड फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन होगा, यानी कि अगर पुलिस वाला बच्चे के सामने जाता है तो वो कैजुअल यूनिफॉर्म में जाएगा, कैजुअल कपड़ों में जाएगा, वो अपनी यूनिफॉर्म में अपनी वर्दी में नहीं जाएगा। दूसरा हमारा सेलिएंट फीचर ये है कि ये एक्ट साफ साफ कहता है कि स्पेशल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिसके लिए यानी कि जो पॉक्सो एक्ट के अंदर जो भी ट्रायल होगा, ठीक है, पॉक्सो एक्ट के अंदर जो भी ट्रायल होगा उसके लिए क्या किया जाएगा, स्पेशल कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, ताकि बच्चों को जो नॉर्मल कोर्ट का एनवायरनमेंट होता है उसको झेलने की नौबत ना आए, उसको झेलना ना पड़े, ठीक है। ऑल्सो ये जो एक्ट है वो कहता है कि मैंडेटरीली रिपोर्टिंग करना चाहिए लोगों को सेक्सुअल ऑफेंसेस को। कैसे, इसका एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक होटल है, ठीक है, उस होटल का जो स्टाफ है, उस होटल का जो मैनेजर है, उसको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो जो होटल है उसमें एक रूम हमेशा बुक्ड रहता है जहाँ पर 6-7 लोग हैं, वो लोग हमेशा 2-3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं साथ में, ठीक है, और कुछ ना कुछ तो चल रहा है वो उसे पता होता है। महीने भर 2 महीने भर तक वो ये चीज़ें देखता है। उसके बाद में जाकर के ये बात सामने आती है कि वो जो लोग थे वो बच्चों को यूज कर रहे थे फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, ठीक है। नाउ इन दिस केस क्या होगा, ये जो होटल के जो मैनेजर थे, ठीक है, इनको भी सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी, बिकॉज ये एक्ट साफ साफ कहता है कि अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको पता चलता है कि कोई भी बच्चे के साथ ऐसा कोई एक्ट हो रहा है तो आपको उसे मैंडेटरीली रिपोर्ट करना होगा। अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हो इसका मतलब क्या है कि आपको सजा दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो मुझे प्रोविजन लगता है इस एक्ट का वो है अ फॉल्स कंप्लेंट विथ इंटेंट टू डिफेम अ पर्सन इज पनिशेबल अंडर द एक्ट, ठीक है। आई थिंक ये प्रोविजन हर किसी लॉ में होना चाहिए। आपको क्या लगता है, नहीं लगता है, आपकी राय आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे अभी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो किसी और से बदला लेना चाहता है और बदले की आग में आकर के वो किसी और के ऊपर पॉक्सो एक्ट के अंदर कोई केस कर देता है कि इसने किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, अगर वो कंप्लेंट फॉल्स निकलती है तो उस फॉल्स कंप्लेंट करने वाले को सजा दी जाएगी। आपको क्या लगता है इस प्रोविजन के बारे में, अच्छा है नहीं है, कमेंट करके जरूर से बताएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ सेलिएंट फीचर्स अंडर द पॉक्सो एक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस जिसके बारे में पॉक्सो एक्ट में बात की गई है। यहां तक कोई भी डाउट है, समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके मुझे जरूर से बताएंगे। हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट भी देता है, प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाता है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो देखो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ ऑफेंस जो है वो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर हम लोग इसको शुद्ध सिंपल भाषा में समझें तो ये है रेप, ठीक है। रेप की डेफिनेशन जो है उसको क्या नाम दिया गया है पॉक्सो एक्ट में, उसको हम कह रहे हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। तो जिस भी बच्चे के साथ रेप हुआ है वो आ जाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। नाउ देखो आप लोग जो नेक्स्ट काइंड ऑफ ऑफेंस देख रहे हो उसका नाम है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रावेटेड का मतलब क्या होता है,
लेवल अप, यानी कि और ज्यादा अग्रेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि रेप, लेकिन एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर रेप तो हुआ है बच्चे के साथ, लेकिन या तो उसका गैंग रेप हुआ है, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा ग्रीवियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है वो रेप से ये एक्ट, प्लस या तो ऐसे किसी पर्सन ने किया है जो ट्रस्टवर्दी था। फॉर एग्जाम्पल कोई आर्मी वाला है, कोई पुलिस वाला है, ठीक है, बच्चा किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ का मैनेजमेंट है, बच्चा किसी स्कूल में जाता है, वहाँ का मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये सभी लोग कौन है, ये सभी लोग ट्रस्टवर्दी लोगों में आते हैं। और अगर कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन, कोई पुलिस वाला है, अगर ऐसे लोग किसी बच्चे का रेप करते हैं तो वो किस में आ जाएगा, वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई भी डाउट नहीं है, बातें क्लियर है। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मतलब रेप, और किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन ने किया है या फिर ट्रस्टेड पर्सन ने ऐसा कुछ किया है या फिर बच्चे के साथ गैंग रेप हुआ है तो वो आ जाएगा एग्रीवेटेड फॉर्म में। तो ये तो हम लोग समझ गए। अब चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट काइंड ऑफ ऑफेंस, और वो है सेक्सुअल असॉल्ट। अब सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, देखो यहाँ पर पेनिट्रेशन हो रहा है, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट का क्या मतलब होता है कि कोई पर्सन है जिसका सेक्सुअल इंटेंशन है या फिर सेक्सुअल इंटेंट है, और उस सेक्सुअल इंटेंशन के साथ वो बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटेंशन के साथ अगर बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जा रहा है तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। एंड सिमिलरली अगर कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन ऐसा कर रहा है, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है जो बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है सेक्सुअल इंटेंशन के साथ, वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट काइंड ऑफ ऑफेंस, और वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब है कि बच्चे को पॉर्न दिखाना, कोई ऐसा जेस्चर करना, कोई ऐसा साउंड निकालना या फिर कुछ ऐसा वर्ड्स बोलना, ठीक है, बच्चे को जो बच्चे को अच्छा ना लगे, अनवेलकमिंग लगे, उसको छेड़ना, परेशान करना, ये सारी चीज़ें आ जाएगी अंडर द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चे का यूज बहुत तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को यूज करके आप ऐसी कोई वीडियो बना रहे हो जिसमें बच्चा है, ठीक है, या फिर बच्चा है उसकी कोई फोटो है आपके पास न्यूड, वो भी उसमें आ जाएगा, या फिर आप बच्चे को अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉर्न के लिए भी काम में ले रहे हो तो वो भी किस में आ जाएगा, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस में आ जाएगा, ठीक है। और यही वो सारे ऑफेंसेस हैं जिसके बारे में पॉक्सो एक्ट हमसे बात करता है, जिसके लिए पनिशमेंट दी जाती है। आगे हम लोग अगर बढ़े इस एक्ट पे और बात करें अगर हम हु कैन रिपोर्ट द ऑफेंस ऑफ अंडर द पॉक्सो एक्ट, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, देखो कोई भी पर्सन, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है क्या कोई बच्चा रिपोर्ट ऑफेंस कर सकता है, ऑफेंस को रिपोर्ट कर सकता है अंडर द पॉक्सो एक्ट, तो हाँ आपका आंसर होगा बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। बिकॉज हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं बच्चे डॉली इनकेपेक्स होते हैं जो 7 साल से कम उम्र के हैं, या फिर कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड इज नो कंसेंट, ये हम पढ़ते आए हैं। तो हमसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कभी भी किसी भी फॉर्म में, चाहे क्लैट में ना बट किसी और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या कोई बच्चा रिपोर्ट कर सकता है ऑफेंस अंडर द पॉक्सो एक्ट, तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकता है। यानी कि कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग द चाइल्ड जिसको ये लगता है कि किसी बच्चे के साथ, ठीक है, एनी काइंड ऑफ ऑफेंस कमिट हो चुका है, हो रहा है या फिर हो सकता है अंडर द पॉक्सो एक्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, जाकर के रिपोर्ट दे सकते हैं। अब हम रिपोर्ट किसको देंगे, सबसे पहले हम रिपोर्ट देंगे SJPU को। SJPU कौन है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, ठीक है। और अगर SJPU नहीं है तो फिर हम लोग लोकल पुलिस को जाकर के रिपोर्ट देंगे। तो ये जो ये दो डिविजन्स हैं जहां पर हमें प्रोवाइडेड है, ये दो अथॉरिटीज़ हैं जो हमें प्रोवाइडेड है अंडर द पॉक्सो एक्ट, जिनको हम जाकर के किसी भी ऑफेंस को रिपोर्ट कर सकते हैं जो पॉक्सो एक्ट के अंदर हुई है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जब भी हम लोग फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ अंडर द पॉक्सो एक्ट, ठीक है, तो आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा या फिर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो उसकी फ़ोटोज़ वायरल कर दी, उसका घर का एड्रेस बता दिया, वो बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है, किस लोकेलिटी में रहता है वो बता दिया, उसके पेरेंट्स कौन है ये बता दिया। क्या ये बता सकते हैं? नहीं। पॉक्सो एक्ट साफ साफ ये कहता है कि मीडिया पर्सन्स जो है वो किसी भी हाल में किसी भी बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, यानी कि वो ना
उसका नाम बताएंगे, ना उसका पता बताएंगे, ना उसकी फ़ोटो दिखाएंगे, ना ही उसके फैमिली मेम्बर्स की कोई भी डिटेल्स शेयर करेंगे ऑनलाइन या फिर कहीं पर भी किसी के भी साथ, ठीक है। पब्लिशिंग नहीं होनी चाहिए फॉर ऑफ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द चाइल्ड या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट का क्या है, वो ये है कि जब भी जस्टिफिकेशन चल रहा होगा कोर्ट में, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ट्रायल चल रही है, तो जब भी अक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट होगा तो जिसने भी बच्चे के साथ ऑफेंस कमिट किया है उस बच्चे के सामने वो कभी नहीं आएगा, बिकॉज हो सकता है कि वो बच्चा ज़्यादा सहम जाए, डर जाए, ठीक है। यानी कि जो भी अक्यूज्ड पर्सन होगा वो बच्चे की बातें जो वो एडवोकेट से कह रहा है वो सुन सकता है दूरी से, लेकिन आमने सामने वो कभी भी नहीं आएगा उस बच्चे के, ठीक है। ये भी एक बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है ऑफ द पॉक्सो एक्ट। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा पहला मिसलेनियस लॉ जो कि था पॉक्सो एक्ट। यहां तक कोई भी डाउट किसी को जल्दी से बताइए एक बार जरा, समझ में आया कि नहीं आया? जोश कैसा है आप लोगों का? आप लोगों ने सेशन को लाइक शेयर किया है या नहीं किया है अभी तक? जितने भी लोग चैनल पर नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, करंट लीगल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट लॉ जो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ठीक है। तो ये जो एक्ट है इसका नाम मैं आपको बता चुकी हूं, इसको हम लोग इन शॉर्ट क्या कहते हैं, इसको हम लोग इन शॉर्ट JJ एक्ट बोलते हैं, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी कि JJ एक्ट। ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट आया था 15 जनवरी 2016 में, ठीक है। अब ये एक्ट किस बारे में बात करता है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जो बच्चों के बारे में बात करता है। देखो आपको मैं बता दूं कि जब भी हम JJ एक्ट की बात करेंगे तो चिल्ड्रन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दो पार्ट्स नहीं कहूंगी मैं, हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन और दूसरा है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ठीक है। तो जब भी हम JJ एक्ट में चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे तो यहां हम देख रहे हैं कि दो कैटेगरीज में हम बच्चों को डिवाइड कर सकते हैं। एक है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन और एक है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। इससे हमें क्या समझ में आता है? सिंपल सी ये बात है कि जिस भी बच्चे ने कोई लॉ तोड़ा है, ठीक है, कोई भी क्राइम कमिट किया है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो इस कैटेगरी में आएगा, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। और जो बच्चा बेचारा वल्नरेबल है, फॉर एग्जाम्पल उसके पेरेंट्स ही थे सिर्फ उसके इस दुनिया में और कोई नहीं था और पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो अब क्या हो गया? वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो गया, ठीक है। तो इसलिए वो बच्चा किस में आ जाएगा? वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में आ जाएगा। आप देखते हैं कि बच्चे रास्ते में होते हैं, ठीक है, बैगिंग कर रहे होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स पे हमें बच्चे दिखते हैं, वो किस में आते हैं? वो आते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास घर तो होता है, फैमिली भी होती है, लेकिन जो एनवायरनमेंट होता है घर में वो इतना ज़्यादा ट्रॉमा देने वाला होता है कि वो बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे भी किस में आएंगे? वो भी आ जाएंगे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में, ठीक है। सो हम लोग जब भी बात करेंगे JJ एक्ट के बारे में तो JJ एक्ट में हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों ही बच्चों को इंक्लूड करता है। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ भी आएगा इसमें और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन भी इसमें आ जाएंगे। और JJ एक्ट जो है इसका सिंपल सा फंडा यही है कि इन दोनों कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन को हमें क्या करना है? बहुत सारा प्यार देना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको डेवलप करना है, इनको अच्छा ट्रीटमेंट देना है ताकि आगे जाकर के ये लोग फिर से सोसाइटी में जाकर रह सके, बाकी लोगों के साथ रीइंटीग्रेट कर पाएं, ठीक है। तो यही मेन पर्पस है हमारे JJ एक्ट का, प्लस बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। JJ एक्ट हमेशा कहता है कि जो भी चाइल्ड के इंटरेस्ट के लिए बेस्ट होगा हम हमेशा उन्हीं चीज़ों को करेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। चलते हैं अगर हम लोग आगे डेफिनेशन की तरफ, तो ये मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। चाइल्ड का मतलब क्या है? चाइल्ड का मतलब है वो बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है। और JJ एक्ट में हम लोग दो तरीके के बच्चों को देखते हैं, एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ यानी कि जिसने क्राइम कमिट किया है, और एक है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कौन है? जिसको घर से
निकाल दिया गया है, जिसके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, ठीक है, तो वो आ जाएगा इस कैटेगरी में, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ। जो भी बच्चे को यानी कि एक्सप्लॉयटेशन जहां पर भी किसी बच्चे का हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, वो बच्चे जिनके पास घर नहीं है, ठीक है, वो सारे बच्चे आ जाएंगे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में। एनी डाउट टिल हियर? हाँ, ठीक है। रेपिस्ट का नाम या इंफॉर्मेशन, रेपिस्ट का नहीं, विक्टिम की बारे में बात कर रही हूं मैं, और अगर हम लोग कर रहे हैं तो दिस इज अ क्राइम, ठीक है। हेलो सिमी, मैं तो यही हूं, आप कहाँ थे? क्लास अभी स्टार्ट हुई है 5 बजे। चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टुवर्ड्स द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो अब सेलिएंट फीचर्स में हम लोग क्या देख रहे हैं? सबसे पहली बात देखो, जब ये एक्ट आया था उस टाइम पे चाइल्ड की डेफिनेशन क्या थी? उस टाइम पे हम लोग कह रहे थे कि जो भी बच्चा 16 साल तक का है, ठीक है, जो भी बच्चा 16 साल से कम उम्र का है उसको हम लोग जुवेनाइल बुला रहे हैं। लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने इसको रीडिफाइन कर दिया और कह दिया कि नहीं, जो भी पर्सन 18 साल से कम उम्र का है, 18 ईयर्स से कम उम्र का है, वो क्या है? वो एक जुवेनाइल है। यानी कि यहाँ पर जुवेनाइल का मतलब क्या है? जुवेनाइल इज इक्वल्स टू चाइल्ड, ठीक है। आप सभी लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, जुवेनाइल का मतलब क्या है? तो जुवेनाइल का मतलब चाइल्ड ही है, बिकॉज हम क्या देख रहे हैं कि चाइल्ड कौन है? जो 18 साल से कम उम्र का है, और जुवेनाइल भी कौन है? जो 18 साल से कम उम्र का है। हालांकि पहले ये 16 हुआ करता था, लेकिन अब ये 18 ही है, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेलिएंट फीचर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस एक्ट के मेन एम की, तो देखो मेन एम क्या है इस एक्ट का? वो यही है कि ये जो एक्ट है ना, वो चाहे ऑफेंडर हो या विक्टिम हो, दोनों के ही रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करता है। यानी कि अगर किसी बच्चे ने क्राइम कमिट किया है या अगर कोई बच्चा है जो इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, ये इन दोनों की ही मदद करने के बारे में बात करता है। ये जो एक्ट है ये कभी भी ये एम नहीं करता कि उस बच्चे को हम सजा दें, ठीक है। पनिशमेंट देना कभी भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का एम नहीं रहा है। उनका बस ये है कि कोई भी बच्चा एज अ क्रिमिनल बॉर्न नहीं होता है। नो चाइल्ड या फिर नो पर्सन इज बॉर्न एज अ क्रिमिनल। कभी कभी बच्चे ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ऐसे सराउंडिंग्स में आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्राइम कमिट उनसे हो जाता है, हो सकता है गलती से हो गया हो। अब क्योंकि उनकी उम्र कम है तो बच्चा क्या होता है? एक कच्चा घड़ा होता है जिसको हम लोग किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए माना जाता है कि जो बच्चा है वो कच्चा घड़ा है, उसको हम लोग मोल्ड कर सकते हैं, सोसाइटी में वापस रीइंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जे एक्ट का फंडा सिंपल सा है, वो साफ साफ ये कहते हैं हमें कि कोई भी बच्चा जो है, नोबडी इज चाइल्ड, नोबडी इज बॉर्न एज अ क्रिमिनल। तो हमें क्या करना है? हम लोगों को उन्हें प्रोटेक्ट करना है और उन लोगों को सुधारना है, ना कि उन्हें पनिश करना है। नेक्स्ट सेलिएंट फीचर हमारा ये है कि ये एक्ट साफ साफ कहता है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि CWC का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। और CWC ही है जो क्या करेगी? जो बच्चे को विदिन 42 आवर्स ऑफ एप्रीहेंशन लेकर के आएगी सामने, ठीक है। इट मैंडेट सेटिंग अप ऑफ CWC फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ चिल्ड्रन बिफोर इट विदिन 24 आवर्स ऑफ एप्रीहेंशन। यानी कि जैसे ही पता चला कि कोई बच्चा है जिसने क्राइम कमिट किया है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर CWC के पास उसे लेकर के जाया जाएगा, जहां से जो पूरी जो वारदात है वो फिर बाद में शुरू होगी, ठीक है। ये जो एक्ट है ये भी कहता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हमें इस्टेब्लिश करने हैं ताकि जो बच्चे हैं उनकी स्पीडी ट्रायल की जा सके, बिकॉज इतने दिनों तक, इतने महीनों तक, सालों तक बच्चों को उस एनवायरनमेंट में रखना सेफ नहीं है, ठीक है। तो बच्चों का जल्दी से रिहेबिलिटेशन हो सके और स्पीडी ट्रायल दी जा सके, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। ये हमारा एक और इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर है। ये एक्ट प्रोवाइड करता है अडॉप्शन के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसके पास कोई फैमिली नहीं है, तो ये एक्ट अडॉप्शन के लिए भी प्रोवाइड करता है कि उस बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दो इंटर कंट्री, ठीक है। प्लस ये जो एक्ट है वो साफ साफ ये भी कहता है कि जो भी 16 साल से 18 साल के बीच के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल होम इस्टेब्लिश किए जाएं ताकि उनका रिहेबिलिटेशन किया जा सके, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, आई थिंक यस। तो हमें ये क्या कह रहा है आज का ये लास्ट पॉइंट? ये कह रहा है कि सेलिएंट फीचर क्या है जे एक्ट का? वो ये भी है कि इट स्पेसिफाइज के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए बच्चों के केसेस में, ताकि अर्ली डिस्पोजल हो सके इन केसेस का, ठीक है। और ये केसेस
इंक्लूड किसको करते हैं, अगर कोई बच्चा मिसिंग है, अगर कोई बच्चा विक्टिम है अब्यूज़ का, तो वो लोग भी इस चीज़ के अंदर आ जाते हैं। और स्पीडी फास्ट ट्रैक जो कोर्ट्स है वो सभी के लिए होना चाहिए। ये एक्ट हमसे ये भी कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, यानी कि एक शेल्टर होम होना चाहिए जो जुवेनाइल्स की मदद कर सके, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके। एंड ये एक्ट हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस एक्ट में बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होगी। और ये एक्ट जो है इट ऑल्सो इंक्लूड्स चाइल्ड लेबर, यूजिंग चाइल्ड फॉर बेगिंग एंड सेक्शुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रेन। तो ये सभी हमारे सेलिएंट फीचर्स थे ऑफ जेजे एक्ट। अब देखो किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वो बहुत सिंपल है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो भी बच्चे 16 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच में आते हैं और अगर उन लोगों ने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया है या फिर कोई, हम लोग सीरियस बोल सकते हैं, ठीक है, हीनियस या फिर सीरियस ऑफेंस अगर उन लोगों ने कमिट किया है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि दे शुड बी ट्राइड एज एन एडल्ट। उन लोगों को एज अ एडल्ट ट्राई किया जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने सुन लिया। अब ये किस तरीके से होगा, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात कि जब भी कोई बच्चा सामने आएगा कि हाँ ये XYZ बच्चा है जिसने कोई क्राइम कमिट किया है, तो जैसे ही ये बात पता चलेगी, सबसे पहले अथॉरिटीज़ क्या करेंगे, उस बच्चे के पेरेंट्स को या फिर गार्जियंस को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे ही पेरेंट्स को और गार्जियंस को इन्फॉर्म किया, उसके बाद जाया जाएगा CWC के पास। विदिन 24 आवर्स चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास बच्चे को लेकर के जाया जाएगा। वो लोग उसकी जो मेडिकल कंडीशंस है सब कुछ चेक करेंगे कि उसको किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, जब ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद उस बच्चे को प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ठीक है, अब जो ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है ये क्या करेगी, ये पूरी इंक्वायरी हेल्ड करेगी। ठीक है, कि बच्चे ने क्राइम कमिट किया है या फिर नहीं किया है, कैसे किया, क्या किया, सारी बातें पता करेंगे ये लोग एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके भी ये लोग हेल्प लेंगे, बच्चों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसने एक बहुत ही हीनियस रेप किया है किसी विमेन का, ठीक है, तो अब ये यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस बच्चे ने ऐसा किया है क्या उसकी मानसिक संतुलन उसका ठीक था, क्या उसने जो कुछ भी किया उसका पछतावा है, क्या उसे पता है कि जो उसने किया वो क्राइम है। ठीक है, ये सारी ही चीज़ों का असेसमेंट वो लोग यहाँ पर करेंगे। जब ये इंक्वायरी हो जाएगी उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर उस बच्चे ने हीनियस ऑफेंस किया है या फिर कोई ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, तो अगर कोई ऑफेंस उन्होंने वहाँ पर नहीं कमिट किया है, बच्चे को छोड़ दिया जाएगा, या फिर अगर किसी बच्चे ने कोई छोटा मोटा ऑफेंस कमिट किया है तो फिर उसको कम सज़ा दी जाएगी। सज़ा के तौर पर क्या होगा कि कुछ दिनों तक वो करेक्शन होम में रहेगा, वहाँ पर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको समझाया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कोई ऐसे लिखने के लिए दे दिया, ये सब कुछ छोटे मोटे उससे काम करवाए जाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने हीनियस ऑफेंस कमिट किया है और वो 16 साल से 18 साल के बीच का है, तो इन दैट केस बोर्ड क्या करेगी, वो एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करवाएगी जहाँ पर उस बच्चे का पूरा मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी को चेक किया जाएगा कि क्या वो बच्चा ऐसा ऑफेंस कमिट कर सकता है। ठीक है, और जब वो सारी बातें समझ जाएंगे और अगर ये सामने आता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद कि बच्चे ने हीनियस क्राइम कमिट किया है, वो बच्चा 16 से 18 साल के बीच का है, तो इन दैट केस वो अपना ऑर्डर सुना देंगे। ठीक है, और ये जो ऑर्डर होगा इसमें वो लोग ये भी कह सकते हैं कि वी कैन ट्राई द चाइल्ड एज एन एडल्ट, उस बच्चे को एज अ एडल्ट भी ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, तो यही वो प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है। इसके साथ हमारा सेकेंड मिसलेनियस लॉ दैट इज जेजे एक्ट भी समाप्त होता है। यहाँ तक कोई भी डाउट? जोश कैसा है? फायर इमोजीज, हार्ट इमोजीज कहाँ है? थोड़ा थोड़ा जोश दिखाते रहो बीच बीच में ताकि मुझे भी मजा आए। ठीक है, मैं देखूंगी मुबीन, मैं ट्राई करूंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ इस क्लास के बाद। लीगल रीजनिंग मेरा फेवरेट है, लीगल आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हो, थैंक यू सो मच। मैम आपका नेम क्या है? मेरा नाम डिम्पल है, DIMPLE, डिम्पल पारिक। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट है? नहीं है, चलें आगे बढ़े। ठीक है, आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी ब्रीदिंग इशू हो रही है मुझे, तो बीच बीच में थोड़ा सा सांस लूंगी।
चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, और वो है डीवी एक्ट, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है, पढ़ने में बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। इस चीज़ के बारे में हम लोग हमेशा बचपन से सुनते आए हैं, समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो ये जो एक्ट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है डीवी एक्ट, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये एक्ट कब आया था, इन्फोर्स किया गया था? इस एक्ट को इन्फोर्स किया गया था 26 अक्टूबर 2006 में, ठीक है। अब ये जो एक्ट है इसे और भी क्यों लेकर के आया गया? इसे लेकर के आया गया बिकॉज जो हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन है सीडो, ये नाम आप लोग हमेशा याद रखेंगे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीडो हमारा एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है इसने 1989 में ही क्या कहा था? इसने कहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसको हर एक स्टेट को क्या करना चाहिए? एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, आप लोग हमेशा इसके बारे में ध्यान रखना। सो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखें, आगे बढ़ें कि डोमेस्टिक वायलेंस आखिर होता क्या है, व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस। तो अगर मैं किसी और पर्सन से पूछूं, मैंने बहुत बार पूछा भी है, आपको मैं बता दूं कि मैंने एलएलएम की है तो मेरा जो डिसर्टेशन था वो इसी टॉपिक पे था, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से ये पूछा भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। तो जवाब क्या आता है? जवाब हमेशा नहीं, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, जवाब हमेशा ये आता है कि पति पत्नी के बीच में मारपीट हो गई तो वो डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है। बट क्या इतनी सी ही बात है? क्या इतनी सी ही चीज़ डोमेस्टिक वायलेंस में आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की तो यहाँ साफ साफ डेफिनेशन में क्या प्रोवाइडेड है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज एनी काइंड ऑफ अब्यूज। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो किसी भी काइंड का अब्यूज है। अब काइंड ऑफ अब्यूज में कौन से अब्यूजेस आते हैं, इनको हम लोग आगे चल करके नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अब्यूज बिटवीन पीपल हु लिव टुगेदर, ठीक है। उन लोगों के बीच में जो लोग साथ में रहते हैं या किसी क्लोज रिलेशनशिप में है। और ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वायलेंस जैसी चीज़ों को ही कंट्रोल नहीं करता है, गवर्न नहीं करता है, बट ये कंट्रोलिंग बिहेवियर को भी गवर्न करता है, ठीक है। सी दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट दिस वन इज, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो किस में आ जाती है? डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाती है। अब हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा डोमेस्टिक वायलेंस इज एनी काइंड ऑफ अब्यूज। तो ये एनी काइंड ऑफ अब्यूज क्या है, इसको देखने के लिए हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। और ये है एनी काइंड ऑफ अब्यूज, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ बता दूं मैं आपको कि सिर्फ और सिर्फ मारपीट होना ही डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मारपीट करना डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता है। ये चारों ही जो चीजें हैं अगर किसी औरत के साथ हो रही है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। अब फिजिकल अब्यूज हमें समझ में आता है, ठीक है। मारा पीटा, पुश किया, धक्का दिया या फिर पंच किया, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फिजिकल अब्यूज़ में आ जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल अब्यूज़ की, तो सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है? ज़बरदस्ती करना, ठीक है। अब ये जो ज़बरदस्ती है ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ही करे, ये ज़बरदस्ती कोई और भी पर्सन कर सकता है फैमिली का, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ें आ जाएगी किसमें? सेक्सुअल अब्यूज़ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इनअप्रोप्रिएटली टच करना, वो भी आ जाएगा सेक्सुअल अब्यूज़ में। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज़, बिकॉज हमारी जो भारतीय नारियाँ होती है इन लोगों को यही समझाया जाता है हमेशा, ठीक है, कि भाई ठीक है जो कुछ भी है तुम्हारा घर है, एक बार शादी हो गई तो फिर अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। कुछ बोल भी रहे हैं तो ठीक है, गलती किसी से एक बार हो जाती है तो उसको माफ़ कर दो, बट क्या ऐसा करना चाहिए? अब आप देखो, हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कब अडॉप्ट कर लेते हैं हमें पता नहीं चल पाता है। और शायद यही एक रीज़न है कि हम लोग कभी समझ नहीं पाते हैं कि अच्छा ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इमोशनल और वर्बल अब्यूज़ की, ठीक है। कोई एक विमेन है जो अपने कुल को वंश नहीं दे पा रही है, मेल चाइल्ड नहीं दे पा रही है, ठीक है, और उसके लिए उसे रोज 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 ताने मारे जाते हैं, उसको सुनाया जाता है। वो किस में आएगा? वो आ जाएगा इमोशनल और वर्बल अब्यूज़ में, ठीक है। कोई एक विमेन है जो अपने शादी के बाद अपने घर वालों से मिलना चाहती है, उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उसको एक 4 दीवारी में 5-6 महीने तक बंद करके रखा है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। किस में आएगा? इमोशनल और वर्बल अब्यूज़ में आएगा, ठीक है। तो या फिर फॉर एग्जांपल कोई लड़की है, उसकी शादी हो गई लेकिन जो लड़का है वो किसी और से प्यार करता था, ठीक है। अब शादी तो हो गई, अब शादी के बाद वो जो लड़की है उसको रोज रोज सुनाया जाता है कि तुम सुंदर नहीं दिखती हो एज कम्पेयर टू दी अदर गर्ल्स, ठीक है, तुम्हारा तो कलर ही ऐसा है, डल है। ये सारी चीज़ें किस में आ रही है? यहाँ पर भी आप उस पर्सन
पर्सन को इमोशनली और वर्बली अब्यूज़ कर रहे हो तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही आता है। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ और सिर्फ मारपीट करना नहीं है। इकोनॉमिक अब्यूज़ क्या है? फॉर एग्जांपल वाइफ है और बच्चा है, ठीक है, हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, वन फाइन डे हस्बैंड बोलता है कि ठीक है अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति चाहता हूँ, शादीशुदा तो है हम लोग लेकिन मैं घर का रेंट पे नहीं करूंगा, मैं काम पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, बच्चा कैसे पढ़ेगा लिखेगा, तुम्हारी हेडेक है। ये किस में आएगा? ये इकोनॉमिक अब्यूज में आएगा। फॉर एग्जांपल कोई एक टीचर है, ठीक है, एक औरत है, वो एक टीचर है, वो अच्छा खासा पैसा कमा रही है, जैसे ही महीने की पहली तारीख को उसकी सैलरी आती है, फॉर एग्जाम्पल वो 50,000 रुपीज़ कमा रही है, ठीक है, जैसे ही महीने की पहली तारीख को उसकी सैलरी आती है वैसे ही पूरे के पूरे ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं हस्बैंड के द्वारा, और हस्बैंड पूरे पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है, और उस बेचारी औरत को 500 रुपीज़ भी नहीं मिलते हैं ताकि वो खुद के लिए खर्च कर पाए। ये किस में आएगा? ये इकोनॉमिक अब्यूज में आएगा, ठीक है। तो आज के बाद अगर कोई आपसे बोले कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है तो आप लोगों के पास ये आंसर होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मारपीट करना ही डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता है। मेंटल अब्यूज भी डीबी में इंक्लूडेड है? बिल्कुल है। नहीं है पूछ रहे हो आप? बेटा है, ठीक है। इमोशनल और वर्बल अब्यूज में आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें और बात करें अबाउट द काइंड्स ऑफ ऑर्डर, फॉर एग्जांपल कोर्ट में मैटर चला गया, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ती हूँ उसके पहले एक सवाल मेरा आप लोगों से है कि आप लोग मुझे ये बताएंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़की और लड़का लिव इन में रह रहे हैं, ठीक है, और लड़के ने लड़की के साथ मारपीट की, तो क्या वो लड़की अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोटेक्शन ले सकती है? क्या लिव इन रिलेशनशिप वाले जो कपल हैं वो लोग इंक्लूडेड होंगे अंडर द डीवी एक्ट? क्या उस लड़की को प्रोटेक्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? जल्दी से बताओ मुझे जल्दी से बताइए। हेलो अरमान, हाय। हेलो आकाश लाइबल है या नहीं है? जल्दी से बताओ। यस, हाँ ठीक है, ठीक है। तो लिव इन रिलेशनशिप वाला जो है वो भी इंक्लूडेड है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये आप लोग बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल कोर्ट के पास मैटर चला गया डोमेस्टिक वायलेंस का, तो किस तरीके के ऑर्डर्स कोर्ट पास कर सकती है ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑर्डर, ठीक है। तो कोर्ट को पता चल गया कि XYZ एक पर्सन है या फिर एक फैमिली है जिन लोगों ने क्या किया है, एक औरत के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है। अब आगे क्या हो जाएगा देखो, तो कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोर्ट बहुत सारी चीज़ें बोल सकती है। सबसे पहले कोर्ट ये बोल सकती है उस पर्सन को कि जिसने भी डोमेस्टिक वायलेंस किया है एक औरत के साथ उसको रेस्ट्रेन कर देगी, उसको प्रोहिबिट करेगी कि ना आप व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, फेस टाइम जो भी है, ठीक है, आप ना मेल लिखोगे, ना आप कॉल करोगे, ना आप वीडियो कॉल करोगे, ना आप उस पर्सन को फिजिकली जाकर के मिल सकते हो। यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उस औरत को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि आगे दोबारा से ऐसा कोई इंसिडेंट उस औरत के साथ ना हो। तो वो किस में आ जाएगा, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है रेजिडेंस ऑर्डर। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने हमेशा देखा होगा एक लड़की है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया गया और फिर उसके बाद उसको घर से बाहर निकाल दिया, तो क्या उसको घर से बाहर निकाला जा सकता है? नहीं, उस लड़की का अपने मैट्रिमोनियल होम में पूरा पूरा अधिकार है। तो अगर किसी लड़की को बाहर निकाल दिया गया है तो कोर्ट क्या बोलेगी साफ साफ कि भैया इसको वापस अपने घर में लेकर के जाओ, ठीक है, रेजिडेंस ऑर्डर पास कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि एक लड़की है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, अब ये घर है, ठीक है, अब ये बेचारी अगर इस घर में दोबारा से जाती है जहां पर कोर्ट में केस चल रहा है तो ये चांसेस पूरे हैं कि दोबारा से उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। तो कोर्ट उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगी, कोर्ट ये कह सकती है कि ये जो पर्टिकुलर एक रूम है, ये एक पर्टिकुलर जो वॉल्ड जगह है जहां पर वो विक्टिम रह रही है, इस जगह में कोई भी कदम नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है घर का जहां पर विक्टिम रह रही है वहां पर कोई भी XYZ पर्सन पूरे फैमिली में से नहीं जाएगा। इस तरीके से भी कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर पास करती है और डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। फिर कोर्ट कस्टडी ऑर्डर भी पास कर सकती है। कोर्ट को अगर सही लगे तो कोर्ट क्या करेगा, बच्चे का जो कस्टडी होगा वो टेम्पररीली एक बार मदर को ही दे देंगे। अगर कोर्ट को ये लगता है यहाँ पर कि वो जो बच्चा है उसको मिलने देना चाहिए अपने फादर से या फिर उनके फैमिली मेम्बर से, तो कोर्ट क्या करेगी, टाइम और डेट उनको बता देगी कि सो एंड सो दिन इतनी बजे आप बच्चे से इस जगह जाकर के मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगे कि बच्चे से मिलना
बच्चे का उन लोगों से मिलना हार्मफुल हो सकता है, तो कोर्ट उन्हें साफ साफ मना भी कर सकती है कि देखो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग उस बच्चे से नहीं मिलोगे, ठीक है। तो कस्टडी ऑर्डर भी कोर्ट पास कर सकती है और इस तरीके से बच्चों को और बच्चे की जो मॉम है उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट हमारे पास काइंड ऑफ ऑर्डर है, वो है मॉनेटरी रिलीफ और कॉम्पनसेशन। यहाँ पर बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो एक एक करके इनको समझते हैं। देखो, कॉम्पनसेशन ऑर्डर क्या है कि किसी औरत के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, अब उसकी वजह से उसको जो भी मेंटल स्ट्रेस हुआ, टॉर्चर हुआ, ट्रॉमा हुआ, डिस्ट्रेस हुआ, उस चीज के लिए जो उसको पैसे दिए जाएंगे वो आएगा कॉम्पनसेशन ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक विमेन थी, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, उसने उस वक्त गले में 1.5 लाख का सोने का मंगलसूत्र पहनकर रखा था। डोमेस्टिक वायलेंस के दौरान जो हस्बैंड था उसने मंगलसूत्र को छीन लिया और वो पूरा का पूरा टूट गया, तो वो किस चीज में कवर होगा? अब वो जो मंगलसूत्र 1.5 लाख का था वो टूट गया, वो जो पूरा लॉस हुआ है उसके लिए वो हस्बैंड पे करेगा विमेन को, किसमें? मॉनेटरी रिलीफ में, ठीक है। और क्या औरत को ये दोनों भी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, कंबाइंड। अगर कोई लॉस किया है किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल टीवी फोड़ दिया, 2 लाख का टीवी था, डोमेस्टिक वायलेंस करते वक्त फोड़ दिया, तो वो 2 लाख रुपए भी मिलेंगे और साथ में कॉम्पनसेशन, जो उस विमेन को डिस्ट्रेस हुआ है, मेंटल टॉर्चर किया गया है उसको, उसके पैसे भी अलग से मिलेंगे, ठीक है। सो दीज आर ऑल दी ऑर्डर्स जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर पास किए जा सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, ठीक है। हीरल पी हरसोरा वर्स अदर्स वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा एंड अदर्स। बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस है, क्यों है? बिकॉज जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था तो उस टाइम पे साफ साफ ये कहा गया कि जो भी एडल्ट मेल पर्सन है, देखो, जो भी एडल्ट मेल पर्सन है किसी भी घर का, उस पर्सन को हम लोग लाइबल ठहरा सकते हैं फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन आप खुद सोचो, क्या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ और सिर्फ एडल्ट मेल पर्सन करता है? कोई 17 साल का अगर बच्चा है तो वो भी तो हेल्प कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस कमिट करने में, ठीक है। या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक औरत भी तो कर सकती है, एक बहू कर सकती है, अपनी सास के साथ कर सकती है कि नहीं कर सकती है? डोमेस्टिक वायलेंस तो किसी के साथ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि किसी बहू के साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस हो। फादर और ब्रदर जो है वो अपनी बेटी या फिर बहन के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हैं, बेटा अपनी माँ के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, देखो, डोमेस्टिक वायलेंस हो सिर्फ और सिर्फ विमेन के साथ ही सकता है, यानी कि विक्टिम हमेशा कौन होगी? विक्टिम हमेशा एक विमेन ही होगी। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले कोई भी हो सकते हैं। पहले जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2005 में तो कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ एडल्ट मेल पर्सन के ऊपर ही केस किया जा सकता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ बाय वेरियस जजमेंट्स पास्ड बाय डिफरेंट हाई कोर्ट्स। उसके बाद लास्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2014-15 के आसपास इस एक्ट को पास किया और साफ साफ ये कहा कि ये जो एडल्ट मेल पर्सन है, इस वर्ड को हम लोग इस पूरे एक्ट से डिलीट कर रहे हैं, स्ट्रक डाउन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी औरत, ठीक है, कोई भी औरत उसके साथ, मतलब कोई भी औरत जो है वो विक्टिम हो सकती है डोमेस्टिक वायलेंस की, और उस औरत के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी कर सकता है। यानी कि एक भाई अगर अपनी बहन को रोज मारता है या फिर फिजिकल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, जो कुछ भी अगर उसके साथ वो कर रहा है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा, ठीक है। हो गई बात क्लियर? यानी कि विक्टिम सिर्फ और सिर्फ कौन होगी? विमेन होगी, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला विमेन भी हो सकती है और मेन भी हो सकता है। इसीलिए ये केस लॉ हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा थर्ड जो मिसलेनियस लॉ है, डीवी एक्ट, वो भी एंड होता है। कोई भी डाउट है अगर यहाँ तक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तब तक जल्दी से मुझे बताएंगे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास में, और लाइक किया है कि नहीं किया है सेशन को। हो सकता है कि बीच बीच में मेरी आवाज, मेरी थोड़ी सी बात आपको समझ में ना आए, ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग इशू, तो थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करना, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट किसी को क्लियर हो रही है बातें? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सेशन में? जल्दी से बता दो मुझे एक बार। क्लास कब तक चलेगी? जब तक मिसलेनियस लॉ खत्म नहीं हो जाता। बेसिकली 7 o'clock, 7:30 और मे बी 8। अब नारा उठाया है आप लोगों को कॉलेज तक छोड़ के आने का, तो उसको तो मैं पूरा करूंगी ही, है ना, ठीक है।
आई मिस द क्लास वेरी मच। बेटा रूबी आई मिस यू टू। रोज क्लासेस होती है, ठीक है। आप नए चैनल पर आइए, जो डेडिकेटेडली क्लैट के लिए चैनल बनाया है, आप उस पर आइए, मैं रोज पढ़ाती हूँ उस पर, ठीक है। लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। चलो अब चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्ट, और वो है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको हम प्यार से TPA बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ने जाएंगे अब हम लोग। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की हमें क्या ज़रूरत थी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की हमें ज़रूरत थी बिकॉज जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, ठीक है, तो उन लोगों ने ये देखा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हर कोई अपने अपने लॉज लगा रहे थे, पर्सनल लॉज को फॉलो कर रहे थे। अगर किसी हिंदू को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है वो हिंदू लॉ पे जाएंगे, अगर किसी मुस्लिम को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो वो मुस्लिम लॉ पे जाएंगे। अब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भैया ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, ठीक है, बिकॉज उन लोगों को तो अपना कंट्रोल करना था हमारे ऊपर। अब अगर वो लोग कोई अपने ही जजेस बैठा रहे हैं कोर्ट में, तो क्या उनके जजेस इतने थे, मतलब काबिल थे कि वो लोग मुस्लिम से मुस्लिम लॉ अप्लाई कर रहे हैं, हिंदू पे हिंदू लॉ अप्लाई कर रहे हैं? उनको लगा कि नहीं, अपनी चीज़ें जो है वो आसान होनी चाहिए और एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, एक इक्वल लॉ होना चाहिए जो सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट लीगल सर्टेनिटी के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ को लेकर के आने के लिए, ताकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कोई भी डिस्प्यूट हो उसको रिजॉल्व किया जा सके, इसीलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर के आया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये समझो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आखिर होता क्या है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है बेसिकली एक लीगल प्रोसेस होता है, ठीक है। लीगल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को या फिर किसी भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट को किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब आपको समझ में आता होगा, आता है कि नहीं आता है बताओ जरा मुझे। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्लैट है, मैंने किसी और को पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करके बेच दिया, क्या है वो? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। मेरा एक फ्लैट है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मदर को गिफ्ट कर दूँ, तो मैंने गिफ्ट डीड बनाई, पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया, उनको गिफ्ट दे दिया कि आज से ये आपके नाम। ये क्या है? ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। मेरा एक फ्लैट है, ठीक है, और मैं उसको रेंट पे देना चाहती हूँ, मैंने किसी को रेंट पे दे दिया, वो क्या है? वो भी एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यही जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर है, इनको हम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? दो लोगों के बीच में एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जहां पर कोई पर्सन अपनी किसी ओनरशिप राइट को या फिर इंटरेस्ट को क्या करता है? दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है। और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो भी ट्रांसफर होगा वो इंटर विवोस होगा, यानी कि बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स होगा, लोगों का जिंदा रहना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए है और बी है, बी जो है इनकी मृत्यु हो गई है, ये मर चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या ए अपनी प्रॉपर्टी इनको दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच में ही हो सकता है। मैम क्या प्रॉपर्टी राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक? प्रॉपर्टी की जो राइट्स है वो पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करती थी, लेकिन अब वो एक लीगल राइट है। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रांसफर हमने देख लिया। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं और देखते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर अंडर द एक्ट, ठीक है। वो कौन से डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर हैं जो कि एक्ट के अंडर होते हैं, वो कौन से हैं? नंबर 1 सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट, एक्सचेंज और लीज। अब एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सेल है। मेरी बातों को अच्छी तरीके से सुनोगे, अगर समझोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी जल्दी से, ठीक है। तो एकदम अच्छी तरीके से फोकस करेंगे आप लोग। तो देखो सेल का मतलब आप लोग को पता ही होगा। सेल में बेसिकली क्या होता है? कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन को बेच दिया जाता है इन एक्सचेंज फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन, उसको हम सेल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक है, इनकी एक शॉप है और ये इस शॉप को किसी को बेचना चाहते हैं, तो इनकी बात होती है, डील होती है बी के साथ, ठीक है, कि मेरी जो ये शॉप है वो 1 करोड़ की है, क्या आप इसको लेना चाहेंगे? तो बी को लगता है कि हाँ ठीक है, अगर बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो मेरे जो आने वाला फ्यूचर है और बच्चों का आने वाला फ्यूचर है वो एकदम सेटल हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो शॉप है 1 करोड़ की उसको खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इन्होंने एक जो पूरा लीगल प्रोसेस था उसको फॉलो किया, साइन वाइन किए, सारे प्रॉपर्टीज दे दिए दुकान की बी को, ठीक है, और बी ने यहाँ पर इनको 1 करोड़ रुपए दे दिए। तो जहां पर इन्होंने प्रॉपर्टी दे दी अपनी बी को और बी ने उसके बदले पैसे दिए,
वो क्या आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, वो सेल में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, ये तो एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और इसके बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, सॉरी इसके बारे में टीपीए में बात की गई है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़े और चलें टुवर्ड्स मॉर्गेज, तो देखो सेल में क्या हुआ, प्रॉपर्टी दी, ठीक है, हमेशा के लिए ओनरशिप का ट्रांसफर किया हमेशा के लिए मैंने, और बदले में मुझे पैसा मिला, तो वो हो जाएगा सेल। लेकिन मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्टगेज नहीं होता है, ठीक है, टी साइलेंट होता है, इट्स मॉर्गेज। तो देखो मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज में बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है, ठीक है। मैं हूं, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो मेरी जो प्रॉपर्टी है इसको मैं गिरवी रख देती हूँ जानवी के पास, और फिर उसके बदले जो मैंने अपनी प्रॉपर्टी जानवी को दी, उसके बदले जानवी ने मुझे लोन पे पैसे दिए, उधारी दिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये मॉर्गेज में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉपर्टी को का ओनरशिप नहीं दिया जानवी को, ना मैंने जानवी को अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए दिया, यानी कि रहने के लिए दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के कागज जानवी को दे दिए कि इन केस इन द कमिंग फ्यूचर आपसे जो मैंने लोन लिया है मैं वापस ना करूं, तो जानवी क्या कर सकती है, मेरी उस प्रॉपर्टी को बेच करके उनका जो भी लोन था उसको बकाया कर सकती है, उस पैसों को वहां से ले सकती है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं मॉर्गेज। तो मॉर्गेज में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है प्रॉपर्टी का, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन ना तो किसी को रेंट पे देने के लिए हो रहा है, ना ही यहाँ पर किसी को ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए हो रहा है। बेसिकली क्यों हो रहा है कि वो जो ट्रांसफर हो रहा है उससे मैं एक लोन को सिक्योर कर सकूं, तो उसी को हम लोग कहते हैं मॉर्गेज, ठीक है। फिर चलते हैं टुवर्ड्स गिफ्ट। गिफ्ट का फंडा बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। आप लोगों के किसी बर्थडे पे जाते हो और गिफ्ट लेकर के जाते हो, तो क्या कभी सामने वाले से कहते हो कि लाओ तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर के आया हूं, वो पैसे दो मुझे? कभी कहा है किसी से? नहीं कहा है ना। तो बस यही होता है गिफ्ट, ठीक है। गिफ्ट का मतलब क्या है कि हम लोग एक प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को अपनी इच्छा से दे रहे हैं, ठीक है, वॉलंटरीली दे रहे हैं, यानी कि अपनी इच्छा से दे रहे हैं। आई बात समझ में? और इसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता। यही डिफरेंस है सेल और गिफ्ट के बीच में। सेल में मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को दी, उसके बदले मुझे पैसा मिला, लेकिन गिफ्ट में मैंने अपनी इच्छा से किसी पर्सन को कोई गिफ्ट कर दिया प्रॉपर्टी को, और उसके बदले मुझे कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर गिफ्ट किया गया है किसी प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसफर है अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फिर हम चलते हैं आई थिंक टुवर्ड्स द लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट मोड, और वो है एक्सचेंज, ठीक है। अब बच्चों ये एक्सचेंज क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल बचपन से देखा होगा कि सिबलिंग्स हैं, ठीक है, आपकी फेवरेट चॉकलेट जो है वो आपके सिबलिंग के पास है और उनकी फेवरेट चॉकलेट आपके पास है, तो आपको लगा कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना, उनकी चॉकलेट मेरे पास, मेरी चॉकलेट उनके पास। तो ये चीज़ क्या आ रही है, इसको हम एक्सचेंज बोल रहे हैं ना। तो सिमिलरली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी एक्सचेंज होता है, जहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी दी जा रही है, ट्रांसफर हो रहा है ओनरशिप का दूसरे पर्सन को, लेकिन यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड यही एक रीज़न है जिससे ये सेल से डिफरेंट है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए है और बी है, ठीक है। ए को बी का घर बहुत पसंद है, एक ही लोकेलिटी में ये लोग रहते हैं, ठीक है। ए को बी का घर बहुत पसंद है, बी को ए का घर बहुत पसंद है। अब ये सोचते हैं कि एक काम करते हैं, जब एक दूसरे को एक दूसरे का घर पसंद है तो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ए ने अपना घर बी को दे दिया, जिसके बदले बी ने अपना घर ए को दे दिया, यानी कि उन लोगों ने स्वैप कर लिया है प्रॉपर्टी को, ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है लेकिन कोई पैसा नहीं मिल रहा है, एक्सचेंज किया है इन लोगों ने, प्रॉपर्टी को स्वैप किया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे हमारा अनदर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि एक्सचेंज। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे। फिर हम आते हैं लीज पे। लीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्या है, शुद्ध भाषा में, अगर हिंदी भाषा में हम बात करें तो ये है रेंट, ठीक है। मेरा एक देखो रेंट पे क्या होता है, रेंट में हम लोग कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने अगर अपना फ्लैट किसी को रेंट पे दिया है तो क्या वो उस फ्लैट के ओनर बन जाएंगे? नहीं बन सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बन सकते हैं वहाँ पर ओनर? बिकॉज मैंने ओनरशिप नहीं दी है उनको। वो मुझे मंथली रेंट पे करेंगे, एक पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम के लिए मैंने उनको वहाँ पर रहने के लिए दिया है, जहाँ पर वो मेरी प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे, वहाँ पर रुकेंगे, वहाँ पर रहेंगे, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे, लेकिन वो मेरी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं किसी को। क्यों नहीं बेच सकते हैं? बिकॉज उनके पास ओनरशिप नहीं है। तो लीज क्या होती है, ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है जहां पर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी को, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन को कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे रहा है, जिसके लिए उसको क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने किसी को रेंट पे अपना फ्लैट दिया है तो फ्री में थोड़े दूंगी, है ना, चैरिटी तो कर नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि रेंट पे दिया है तो मुझे उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि वो है हमारा नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर, दैट इज लीज। और इसी के साथ हमारा आई थिंक फोर्थ है कि थर्ड है, बताना चाह रहा हूँ मुझे जल्दी से एक बार। आई थिंक फोर्थ मिसलेनियस लॉ था हमारा ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये भी एंड होता है, समाप्त होता है। एनी डाउट टिल हियर? सेशन को एक बार लाइक शेयर करके आ जाओ यार। कोई भी डाउट है यहाँ तक? है, नहीं है, हाँ है, बता दो। ठीक है, हाँ फोर्थ है, ठीक है। आई होप आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। चलो इसी के साथ चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्ट, और वो नेक्स्ट मिसलेनियस लॉ, और वो है हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, बहुत ही सरल सा सुंदर सा लॉ है, जल्दी से चल के इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो बच्चों, अब सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या है? तो देखो, दो तरीके के सोर्सेज होते हैं। एक तो हमारा ट्रेडिशनल सोर्स हो गया, जो हमारे वेदास हैं। वेदा 4 तरीके के होते हैं, आई होप बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो हमारे जो 4 काइंड ऑफ वेदास हैं, फिर हमारी स्मृतिज और श्रुतिज हैं, हमारे लोकल जो कस्टम्स है, हमारी कुछ कमेंट्रीज हैं हिंदू लॉ की, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी ही चीज़ें ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं हिंदू लॉ के, जो लॉज हम लोग आज पढ़ते हैं, जो लेजिस्लेशन हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ जो है, एक तो हो गया ट्रेडिशनल सोर्स और दूसरा होता है मॉडर्न सोर्स। अब मॉडर्न सोर्स क्या होता है? देखो, आज जो हम लोग जितने भी जजमेंट्स देख रहे हैं, प्रेसिडेंट यानी कि जजमेंट्स, ठीक है, जो भी जजमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, जिन भी लॉज को आज हम लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस है, यानी कि हम जो भी लॉज बनाते हैं वो इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं यहाँ पर? ये सारी चीज़ें भी हमारा मेन मॉडर्न सोर्स है हिंदू लॉज के। ठीक है, बात करें अगर हम लोग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के, जब आप लोग जाएंगे आगे कॉलेज में जाएंगे, फैमिली लॉ पढ़ेंगे, तब बहुत इन डेप्थ इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और बता रही हूँ, बहुत रोना आता है जब प्रॉपर्टी डिवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी भी सीखेंगे आप लोग कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है 2 लोगों के बीच में, तो वो भी आप लोग सीखने वाले हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्कूल की अगर हम बात करें तो बस इतना ध्यान रखना कि 2 स्कूल्स हैं इंपॉर्टेंट हिंदू लॉ के, एक है मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ और दूसरा है दया भागा स्कूल ऑफ लॉ। ठीक है, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ जो है वो पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है, लेकिन जो दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम में ही फॉलो किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, आप लोग याद रखेंगे। और ये डिफरेंट स्कूल्स क्यों हैं? बिकॉज इन दोनों ही स्कूल्स में बेसिकली प्रॉपर्टी को सक्सीड करने का, ठीक है, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें या फिर हम लोग अगर बात करें इनहेरिटेंस का, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें डिफरेंट है, प्रोसीजर डिफरेंट फॉलो किया जाता है, इसीलिए दोनों स्कूल्स डिफरेंट है। रोना किस बात का आएगा? जब हम लोग फैमिली लॉ पढ़ेंगे आप लोग कॉलेज में जाकर के, बिकॉज हम लोग तो बहुत रोए थे। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं हमारे, कौन से हैं? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं टुवर्ड्स हिंदू मैरिज एक्ट। अब देखो, हिंदू मैरिज एक्ट किसके बारे में? देखो, हमेशा ये बात ध्यान रखना कि आप सभी लोगों ने सुना होगा हिंदू मैरिज में कि शादी जो है वो 7 जन्मों का बंधन होता है 2 लोगों के बीच में, है ना। एंड दैट इज द रीजन वाई कभी भी डिवोर्स जैसी बातों को हम लोग अवॉइड करते हैं, बीच में लेकर के नहीं आते। क्यों नहीं लेके आते? बिकॉज हम ये समझते हैं कि एक बार शादी हो गई तो आपको उसी पर्सन के साथ रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बातें हो गई, तो हमेशा ये समझना कि हिंदू मैरिज जो है वो हमेशा एक सैक्रामेंट होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम मुस्लिम मैरिज की बात करें तो मुस्लिम मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? बिकॉज सबसे पहली बात, वहाँ पर ऑफर दिया जाता है, क्या आप मुझसे निकाह
करना चाहती हैं, सामने जो है वो उनको जवाब देंगे, यानी कि ऑफर का एक्सेप्टेंस मिल रहा है कि हाँ कबूल है, तो ये क्या हुआ, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। साथ में फॉर दैट मैरिज वहाँ पर मेहर या फिर डावर भी पे की जाती है विमेन को, वो क्या हो गया, उसे कंसिडरेशन माना गया है। तो मुस्लिम मैरिज जो है वो हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर विटनेसेस के सामने फिर साइन भी किया जाता है, लेकिन हिंदू मैरिज जो होता है वो एक सैक्रामेंट होता है, ठीक है। बहुत ही पायस रिलेशनशिप है बिटवीन टू पीपल। तो देखो यहाँ पर ये बात तो इतनी हो गई। अब ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये किन किन पे एप्लीकेबल है, तो देखो कोई भी हिंदू है, कोई भी बुद्धिस्ट है, कोई भी जैन है या फिर सिख है, इन सभी पे हिंदू लॉ अप्लाई होता है। अदर देन डैट कोई भी पर्सन जो मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं आता है, कोई भी पर्सन जो क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू कम्युनिटी में नहीं आता, ठीक है, इनके अलावा जो भी पर्सन होंगे वो सभी के सभी लोगों के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस दी गई है हिंदू मैरिज के लिए, वो जल्दी से करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ है बेटा, मिताक्षरा और दयाभागा मतलब नहीं समझना है, मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ है, बस इतना समझना है आप लोगों को, स्कूल ऑफ लॉ अंडर द हिंदू लॉ। देखो अब कंडीशंस क्या हैं हिंदू मैरिज के, बहुत ही सिंपल से हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर मेरी शादी हो चुकी है किसी और पर्सन के साथ और वो इंसान जिंदा है, मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, ठीक है, और वो पर्सन मरा नहीं है, ठीक है, तो इन दैट केस अगर मेरी शादी हो चुकी है किसी पर्सन से, वो पर्सन जिंदा भी है और उनकी डेथ भी नहीं हुई है, तो इन दैट केस मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती हूँ। ये बोथ मैन एंड वुमेन दोनों पे एप्लीकेबल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बाइगैमी के बारे में बात हो रही है। तो ये एक सबसे एसेंशियल कंडीशन है कि जब किसी दो लोगों के बीच में शादी हो रही होगी, एट दैट टाइम उनका कोई भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। देखो अगर डिवोर्स हो गया है और जिंदा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर डिवोर्स नहीं हुआ है, डेथ भी नहीं हुई है, ठीक है, फिर भी आप लोग साथ में रह रहे हैं, फिर भी अगर आप किसी और से शादी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी, ठीक है। अगर मेरा हस्बैंड जिंदा है और मैं किसी और पर्सन से शादी कर लेती हूँ, हस्बैंड जिंदा यानी कि डिवोर्स नहीं हुआ है, जिंदा है, मेरे साथ रहता है, मैंने किसी और पर्सन के साथ शादी कर ली, तो वो जो मेरी सेकेंड मैरिज होगी वो वैलिड नहीं होगी, ठीक है, फर्स्ट मैरिज ही वैलिड होगी। दूसरी बात ये कि जब शादी हो रही थी उस वक्त अगर कोई पर्सन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है जो कि वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता है शादी के लिए, कोई पर्सन है जिसको मेंटल डिसऑर्डर है कि वो मतलब कंसेंट नहीं दे सकता है शादी के लिए, या फिर कोई पर्सन अनफिट है फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको इंसैनिटी है, अटैक आता है इंसैनिटी के, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वहाँ पर या तो वो लोग रिवील कर दें उस चीज़ को, ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो वो ग्राउंड फॉर डिवोर्स बन सकता है, ठीक है। वैलिड मैरिज होने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लड़की है उसकी एज 18 साल होनी चाहिए, और जो हमारे ब्राइड ग्रूम है उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स होनी चाहिए, तभी उनकी शादी हो सकती है। इससे कम की होगी तो शादी वैलिड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के सपिंडाज नहीं होने चाहिए, प्लस वो जो पार्टीज हैं वो किसी भी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर की फैमिली में आप शादी नहीं कर सकते हो टिल 5-7 जनरेशन, ठीक है, 5 जनरेशन, फादर की फैमिली में भी नहीं कर सकते हो। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हैं डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। या फिर हम लोग बात करें सपिंडास की, तो ये सारी बातें यहाँ पर हो रही है। हाँ, बट अगर आपके यहाँ कोई ऐसा कस्टम है जो कि बता रहा है कि ठीक है आप लोग शादी कर सकते हो, तो देन ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट साफ साफ ये कहता है कि नहीं भैया, आप ऐसे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मुस्लिम मैरिज में ये देखते हैं कि शादी हो जाती है, ठीक है, लेकिन हिंदू मैरिज में साफ साफ प्रोहिबिशन है कि भाई और बहन की शादी नहीं हो सकती है, या फिर XYZ कोई भी रिलेशनशिप अगर आपका इमीडिएट है तो आप शादी नहीं कर सकते हो, वो वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपका कोई कस्टम हो जो वो आपको अलाउ कर रहा हो। अगर हम लोग आगे बढ़े टुवर्ड सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज, तो देखो हिंदू मैरिज एक्ट साफ साफ ये कहता है कि हर कस्टम को फॉलो करके, हर सेरेमनी को फॉलो करके ही एक हिंदू मैरिज वैलिड कहलाएगी। अगर सभी को फॉलो नहीं किया है इसका मतलब क्या होगा, अब वो हिंदू मैरिज नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए रिचुअल है वो क्या है यहाँ पर, वो है सप्तपदी। सप्तपदी का मतलब क्या होता है
7 फेरे, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कोई एक मूवी है जहाँ पर एक लड़की और लड़के की शादी हो रही है और उनके 2 या 3 फेरे कंप्लीट हो गए और तब तक जो लड़की है उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो आ गया या फिर वो जिससे प्यार करती थी वो आ गया। तो इन दैट केस वो लड़की मंडप छोड़ के भाग गई उस लड़के के साथ। अब जो बाकी सभी लोग हैं वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं कि भैया ये सब क्या हो रहा है, शादी तो कंप्लीट हो गई थी। तो क्या यहाँ पर शादी को हम कंप्लीट मानेंगे? नहीं मानेंगे, ठीक है। जब तक 7वां स्टेप नहीं लिया जाएगा, जब तक 7 फेरे कंप्लीट नहीं होंगे, उस शादी को बाइंडिंग और कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यानी कि 2 पार्टीज के बीच में अगर आप चाहते हैं कि वैलिड मैरिज हो, हम उस चीज़ को वैलिड मैरिज कहलाएं, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि 7 फेरे कंप्लीट होने चाहिए। वो एक इंपॉर्टेंट सेरेमनी है हिंदू मैरिज में। बात अगर हम लोग आगे बढ़ाएं और चलें टूवर्ड्स द ग्राउंड फॉर डिवोर्स, तो देखो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं फॉर डिवोर्स जिसमें क्रूएल्टी भी आता है। अब ये क्रूएल्टी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आदमी ही औरत के साथ करे, ठीक है। औरत भी आदमी के साथ क्रूएल्टी कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक लड़का है जिसके पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, ठीक है, और उनको केयर और प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसको एक ऐसी बीवी मिली है जो ना पैसे देने दे रही है किसी पर्सन को, सॉरी उनके फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है, तो पैसे नहीं देने दे रही है, मिलने भी नहीं दे रही है ओल्ड एज में, तो ये भी क्रूएल्टी में आ जाएगा। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा किसी हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, फॉर एग्जांपल एक वाइफ है, उसकी शादी हो चुकी है, हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू उन लोगों की शादी हुई, लेकिन यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो वाइफ जो है वो सोसाइटी के सामने कभी भी ये शो नहीं करती है कि भैया मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये एक वैलिड ग्राउंड है फॉर डिवोर्स, ठीक है। तो क्रूएल्टी किसी के साथ भी हो सकती है, विमेन के साथ भी हो सकती है और मेन के साथ भी हो सकती है। प्लस अगर किसी की शादी हो चुकी है और शादी के बाद अगर वो वॉलंटरीली सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होते हैं तो इट इज़ ऑल्सो अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स। नेक्स्ट, अगर शादी के बाद कोई पर्सन कन्वर्ट हो जाता है दूसरे रिलीजन में तो देन ऑल्सो इट इज़ अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अगर कोई ऐसी इनक्योरेबल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो जाती है, यानी कि वो जीवन भर ठीक नहीं हो सकता है आदमी इंसान, ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो डिवोर्स लिया जा सकता है। अगर किसी पर्सन को कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है तो तब भी डिवोर्स लिया जा सकता है। अगर किसी औरत को पता चलता है कि उसका हस्बैंड जो है ही इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ रेप, ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो डिवोर्स लिया जा सकता है। अगर हस्बैंड ने या वाइफ ने अपनी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को या फिर वाइफ ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, डिजर्ट कर दिया है, ठीक है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, कुछ अता पता नहीं है, ठीक है, बस छोड़ करके चले गए, तो वो भी एक वैलिड ग्राउंड है फॉर डिवोर्स। और डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट तो ऑब्वियस सी बात है ही कि 2 लोग अपनी आपसी सहमति से डिवोर्स ले रहे हैं, तो वो भी उसमें आ जाएगा। एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया? अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। लॉजिकल का 1 शॉट डाल दो, मैं लॉजिकल पढ़ाऊँ आप लोगों को मुझसे पढ़ना लॉजिकल रीजनिंग, मैं पढ़ाऊँ। लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स काफ़ी नहीं है। चलो, इसी के साथ एंड होता है हिंदू मैरिज एक्ट। और जल्दी से चल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है फुल ब्लड, एक है हाफ ब्लड और एक है यूट्रिन ब्लड, ठीक है। फुल ब्लड क्या हुआ, मेरे जो सिबलिंग्स हैं, ठीक है, हम 2 सिबलिंग्स हैं अगर, तो हम एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं हम लोग रिलेटेड हैं बाय बीइंग फुल ब्लड, ठीक है। तो 2 पर्सन जो हैं वो लोगों के अगर सेम एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, बाय द सेम वाइफ है, इसका मतलब वो लोग हाफ ब्लड हैं। आ गई बात समझ में? सॉरी, फुल ब्लड है। लेकिन हाफ ब्लड क्या होगा? देखो हाफ ब्लड बेसिकली क्या है कि कॉमन एंसेस्टर है। फॉर एग्जाम्पल दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी हैं मेल, ऑब्वियस सी बात है ये मेल हैं, ठीक है, और इनकी 2 वाइफ्स हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों वाइफ्स के बच्चे होंगे वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे? वो दोनों एक दूसरे से हाफ ब्लड कहलाएंगे, हाफ ब्लड से रिलेटेड होंगे एक दूसरे के, ठीक है। फुल ब्लड समझ गए आप लोग? जहां एक ही टाइम पे, हाँ पीडीएफ जरूर मिलेगा आप लोगों को, क्लास एंड होने के बाद ही मेरी कम्युनिटी पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो जहां पर हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं फ्रॉम सेम एंसेस्टर्स, तो ये कहा जाएगा कि हम लोग फुल ब्लड हैं। लेकिन यहाँ पर अगर दादाजी हैं और उनके 2 वाइफ्स हैं, जो उनके दोनों वाइफ्स के बच्चे होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं? दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड, ठीक है।
देन अदर देन दैट अगर हम बात करें तो चलते हैं टुवर्ड्स यूट्रिन ब्लड। अब यूट्रिन ब्लड देखो, यहाँ हमने क्या देखा कि एंसेस्टर जो है वो हमारे मेल है और ये दोनों फीमेल्स हैं और उनके बच्चे। लेकिन अगर हम लोग चलें टुवर्ड्स अ सिंगल विमेन, ठीक है, तो हमारे जो दादी जी हैं वो सिंगल है, ठीक है, और उसके बाद उनके 2 हस्बैंड्स हैं। तो ये जो इनके दोनों हस्बैंड्स हैं उनके जो बच्चे होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। कैसे रिलेटेड होंगे? बाय बीइंग यूट्रिन ब्लड। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड, जल्दी से बताओ। ये रिकॉर्डेड क्लास है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। मैम नमन सर कब क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे रिवीजन की? ये आप नमन सर से पूछ लीजिए, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट किसी को नहीं है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करो, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ आराम से पढ़ाई करो। उसके बाद देखो हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स एयर। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको हेयर प्रोनाउंस करते हैं, हेयर ये होते हैं, ठीक है। HEIR को हम प्रोनाउंस करते हैं एयर। आई बात समझ में? ये एयर होता है, हेयर नहीं होता है। तो यहाँ पर एयर का क्या मतलब होता है? देखो मैम फिर से समझाओ। देखो सिंपल सी बात है, फुल ब्लड कैसे हुआ? सेम हस्बैंड है, सेफ वाइफ है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वो लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं बाय फुल ब्लड। उसके बाद अगर दादाजी हैं और उनकी 2 बीवियां हैं, दोनों बीवियों के जो बच्चे होंगे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे बाय बीइंग हाफ ब्लड। अगर दादी जी हैं, उनके 2 हस्बैंड्स हैं और दोनों हस्बैंड्स के बच्चे हैं तो उनके बच्चे रिलेटेड होंगे टू ईच अदर बाय बीइंग यूट्रिन ब्लड, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। चलिए अगर एयर की तरफ, तो एयर कौन होता है? एयर बेसिकली वो पर्सन है जो किसी भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टेट यहाँ पे लिखा है। इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है? हम ये कह रहे हैं कि अ पर्सन डाइड इंटेस्टेट। इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन था जिसने क्या किया, जिसने अपनी विल नहीं लिखी, जायदाद को किसी के बीच में बांटा नहीं, ठीक है। विल को हिंदी में क्या कहते हैं? एक बार कमेंट करके बताओ मुझे, जल्दी से वापस याद दिला दो। विल को हिंदी में क्या कहते हैं? ये वो वाला विल नहीं है, ये प्रॉपर्टी वाला विल है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन बिना विल लिखे गुजर जाता है तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि वो क्या है? वो इंटेस्टेट डाइड है, ठीक है। वो इंटेस्टेट मर गया वो इंसान। प्लस यहाँ पर देखो, आप लोगों ने बहुत बार मूवीज में देखा होगा या रियल लाइफ में भी देखा होगा, आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है वहाँ पर ये मारपीट और मर्डर बहुत फेमस है ना। तो देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे अगर ऐसा लगता है कि कोई एक्स पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लूँ। अब वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को मेरे नाम नहीं दे रहा है, वो मेरा रिश्तेदारी है, ठीक है। अब वो मेरे नाम नहीं कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं उस पर्सन को मार दूँ। जैसे ही उस पर्सन को मार दूंगी तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने आप मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इन दिस केस क्या होगा, अगर ये बात कोर्ट तक जाती है, ठीक है, मुझे अगर सजा हो जाती है उस पर्सन के मर्डर के लिए, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट मर्डरर को क्या करेगा? डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक है। अगर मैंने प्रॉपर्टी के लिए किसी पर्सन का खून किया है तो उस पर्सन की प्रॉपर्टी मुझे कभी नहीं मिल सकती है, बिकॉज हिंदू सक्सेशन एक्ट मर्डरर को डिस्क्वालीफाई कर देता है, ठीक है। आई बात समझ में क्लियर हो गया बेटा? एयर कौन होता है? रिपीट करती हूँ, रुको। एयर कोई भी पर्सन हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये XYZ पर्सन का लीगल एयर है। इसका मतलब क्या है कि वो लीगल एयर है, मतलब वो उसके पास वो राइट्स है कि वो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में? राइट टू सक्सीड टू द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टेट। और इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है? जो पर्सन बिना विल बनाए गुजर जाता है उस पर्सन को हम कहते हैं कि दैट पर्सन हैज डाइड इंटेस्टेट, यानी कि बिना विल बनाए ही वो पर्सन गुजर गए। कोई बात नहीं, बहुत लेट हो गए, कोई बात नहीं, चलो आप रिकॉर्डेड देख लेना, अभी बहुत सारी चीज़ें और बची है। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट भी। अब मेरा जोश थोड़ा सा लो हो रहा है और जोश तभी दोबारा से वापस आएगा जब आप लोग सेशन को लाइक शेयर कर दोगे एक बार और हार्ट इमोजीज एंड फायर इमोजीज कमेंट सेक्शन में दिखाओगे, उसी के बाद आगे बढ़ूंगी मैं। बताइए जल्दी से, यहाँ तक कोई भी डाउट है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसा लग रहा है मिसलेनियस लॉज को 1 शॉट में करके? भूलना नहीं, मैं रोज आऊंगी 5 बजे, ठीक है। रोज आऊंगी 5 बजे सैटरडे तक, और संडे को कुछ खास आने वाला है आप लोगों के लिए, तो उसका भी इंतजार करोगे आप लोग। सैटरडे तक रोज आऊंगी 5 बजे कोई ना कोई मैराथन लेकर के।
तो मुझे आप सभी का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। बढ़े आगे, फिर आप लोगों में तो मुझे जोश नज़र नहीं आ रहा है, अभी क्लास हमारी बच्ची है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि चिल्ड्रंस डे अब आने वाला है, परसों ही है चिल्ड्रंस डे, ठीक है। तो आपकी चिल्ड्रंस डे की सेल लाइव हो चुकी है। अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे पढ़ना, आपको जाना है कॉलेज में, आप लोग नेक्स्ट ईयर क्लैट दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आप लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग मेंटोरशिप चाहते हैं, तो आप लोग 24/7 के एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं और मेरा कोड डिम्पल यूज़ कर सकते हैं टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी आपको फ्लैट 37% ऑफ मिलने वाला है ऑन ऑल लॉ एग्जाम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू ऑल इन एडवांस। उस दिन तो हम लोग मिलेंगे, बट आज चलो ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्ट, और वो है आईटी एक्ट, यानी कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। अब देखो आईटी एक्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट आया था इन द ईयर 2000। बहुत बहुत स्पीड से हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट जो है उसका यूसेज बढ़ रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। पहले कहाँ हम लोग सिग्नेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर पे करते थे, कॉपी पे करते थे, है ना। बट आज हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर हो गया। आपके क्लैट के फॉर्म्स हैं वो अपने आप फिल हो गए, ठीक है। डिजिटल आप लोगों ने स्कैन किया और उसको अपलोड कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो डिजिटल स्पेस में जो इतनी सारी चीज़ें हैं उनको लीगल रिकॉग्निशन कौन दे रहा है? उनको लीगल रिकॉग्निशन दे रहा है आईटी एक्ट। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फ्री में इतना इंटरनेट सबको मिल रहा है, तो उसका मिसयूज़ भी कहीं ना कहीं होगा। तो अगर मिसयूज़ हो रहा है और कोई क्राइम कमिट हो रहा है, उसको कौन देखेगा? उसको भी आईटी एक्ट ही देखेगा, ठीक है। तो आईटी एक्ट को क्यों लेकर के आया गया? ताकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी साइबर क्राइम अगर कमिट हो रहा है तो उसको हम लोग देख सकें, इसीलिए आईटी एक्ट को लेकर के आया गया, ठीक है। और इसके की फीचर्स आपको मैं बता चुकी हूँ। रेगुलेशन ऑफ साइबर क्राइम, कोई भी साइबर क्राइम अगर कमिट हो रहा है तो उसको रेगुलेट करेगा हमारा आईटी एक्ट। साथ ही में, ठीक है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है? जो भी सिग्नेचर आज आप लोग देखते हो, ऑनलाइन सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर दे दिया, डिजिटली हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दे दिया। आप फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास आपका हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस का और पुलिस ने आपको अगर पकड़ लिया है, तो आप क्या कर सकते हो? वही जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप ऑनलाइन भी दिखा सकते हो डिजी लॉकर के थ्रू, ठीक है। तो उसकी लीगल रिकॉग्निशन कैसे पता चलेगी? उसको लीगली रिकॉग्नाइज करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और यही उसके की फीचर्स हैं। अगर हम बात करें ऑफेंसेस की, तो कौन से ऑफेंसेस इंक्लूडेड हैं आईटी एक्ट में? तो देखो, अगर कोई और का कंप्यूटर है, किसी और का कंप्यूटर है और उसके डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर किया जा रहा है, ठीक है, वो आ जाएगा अंडर दी आईटी एक्ट। अगर कोई कंप्यूटर है उसको चोरी कर लिया गया, उसका डाटा जो है उसको मिसयूज़ किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, वो भी आईटी एक्ट के अंदर आ जाएगा। अगर किसी पर्सन ने आइडेंटिटी थेफ्ट किया है, वो भी आईटी एक्ट में आएगा। अगर किसी पर्सन ने कोई और पर्सन बन के इम्पर्सोनेशन करके चीटिंग करने की कोशिश की है, वो भी आ जाएगा आईटी एक्ट में। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ना, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि किसी पर्सन ने एक फेक अकाउंट बना लिया, उसके बाद कह दिया कि मैं तो अक्षय कुमार हूँ, मेरे पास, मैं अभी रास्ते में हूँ, मेरे पास पैसों की थोड़ी सी कमी हो रही है, कैब वाले को देना है, प्लीज़ लैंड में 2000 रुपीज़, मैं जैसे ही अपने घर पहुँचूंगा आपको वापस कर दूंगा। और लोग क्योंकि इतने ज़्यादा जो हम लोग कहते हैं फैंडम में एकदम ब्लाइंड हो चुके हैं कि लोग भी पैसे दे के ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर फ्रॉड कमिट हो जाता है। तो किस में आएगा? वो आईटी एक्ट में ही आएगा। अगर किसी पर्सन के प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो भी आईटी एक्ट ही गवर्न करेगा। अगर साइबर टेररिज्म हो रहा है, किसी पर्सन की फ़ोटोज़, पर्सनल फ़ोटोज़, अगर ऑब्सीन मटेरियल अगर इंटरनेट पे वायरल हो रही है, वो भी आईटी एक्ट के अंदर आएगा। अगर कोई इंसान मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसी पर्सन की कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को, ठीक है, कोई प्राइवेट चीज़ों को अगर सभी के सामने रख रहा है, वायरल कर रहा है, तो वो भी आईटी एक्ट में ही आएगा, ठीक है। सो ये वो सारे ऑफेंसेस थे। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जिसके ऊपर हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और वो है सेक्शन 66A। आपको मैं बता दूं, सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, ठीक है। आई बात समझ में? तो सेक्शन 66A जो है आईटी एक्ट का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ, ये सारी बातें आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन बस इतना जान लो कि इस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन द ईयर 2015 स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। सेक्शन 66A क्या करता था? वो
साफ साफ ये कहता था कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी ऐसा ऑफेंसिव मैसेज भेजता है किसी को या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है जिसकी वजह से सामने जो पर्सन है उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस उस पर्सन को सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन है वो सामने वाले को इंसल्ट कर रहा है, किसी का मजाक उड़ाना चाह रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर वो कंप्यूटर रिसोर्सेज के द्वारा या फिर किसी कम्युनिकेशन डिवाइस के द्वारा अगर कहीं पे पोस्ट कर रहा है तो इसका मतलब दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल। उसके बाद क्या हुआ, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 2015 में, जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आया कि ये जो सेक्शन 66A है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों है? बिकॉज ये हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको वायलेट कर रहा है, इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। ये सवाल किसने उठाया था? ये एक लॉ स्टूडेंट थी श्रेया सिंघल, उन्होंने ही उठाया था। और फिर उसके बाद जाकर के कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या था, बेसिकली 2 लड़कियां थी, ठीक है, 2 लड़कियां थी मुंबई की, और 2012 में शिवसेना की एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट लीडर जो उनके फाउंडर थे, ठीक है, बाल ठाकरे जी, तो वहाँ पर उनका निधन हो गया था। तो क्योंकि सबको पता था कि इनका बहुत ही बड़ा फैन बेस है, जैसे आप लोगों ने भी रतन टाटा जी के साथ देखा होगा या फिर जब लता मंगेशकर जी थी उनका जब देहांत हुआ था तब आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से लोग एकदम उमड़ करके आए थे उनकी फ्यूनरल में। तो जब बाल ठाकरे जी का निधन हुआ उस टाइम पे जो अथॉरिटीज़ थे, पुलिस थी, उनको ये लगा कि लोग बहुत ही भारी तादाद में आने वाले हैं उनका फ्यूनरल ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि शट डाउन कर देते हैं महाराष्ट्र में, ताकि क्या हो, किसी को भी इनकन्वीनियंस ना हो, कहीं पर कोई भगदड़ ना मचे, ठीक है। तो उन्होंने शट डाउन कर दिया। अब 2 लड़कियां थी, उनको लगा कि हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि हम जो चाहे जहां चाहे वो लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, तो वहां पर उन लोगों ने क्या किया कि फेसबुक पे एक पोस्ट कर दिया। अब जैसे ही उन लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट किया तो वहां पर उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया उस चीज़ को कि अगर कोई किसी एक प्रोमिनेंट लीडर की डेथ हुई है तो उसके लिए हमारा काम क्यों सफ़र करे। हाँ बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे जी, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि ठीक है, किसी की डेथ हुई है तो हुई है, इसमें यहाँ पर हमने ऐसा क्या किया कि हम घर के अंदर बंद रहे, वाई। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, जैसे ही क्रिटिसाइज़ किया तो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ, और जैसे ही लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ तो वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर जो ये दोनों लड़कियाँ थी इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब इनको अरेस्ट कर लिया, उसके बाद में 2 ग्रुप्स बढ़ गए, ठीक है। एक ग्रुप वो था जिन्होंने कहा कि बिल्कुल सही किया अरेस्ट करके, ये हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। वहीं पर दूसरा ग्रुप था, उसने ये कहा कि नहीं, इनके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ऐसे कैसे इनको अरेस्ट कर लिया। तो बाद में जाकर के जब ये मैटर कोर्ट के पास गया तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि नहीं, हमें ये एक्ट की ज़रूरत है, हमें ये सेक्शन की ज़रूरत है, बिकॉज ये सेक्शन हमें हेल्प करता है कि हम लोग जो हेट स्पीच होती है उसको रोक पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा, लेकिन सारी बातों को सोचने समझने के बाद कोर्ट ने क्या कहा, सेक्शन 66A को यहाँ पर क्या बोल दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए हम लोग स्ट्रक डाउन कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आज आप लोग देखते होंगे हम लोग कहीं पर भी, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर कुछ भी लिख सकते हैं। क्या कभी किसी को अरेस्ट करके ऐसे लेके जाते हैं? गलती से कर भी लिया, अगर फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ था तो फिर आप लोगों ने कॉन्सिक्वेंसेज उसके देखे थे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट मिसलेनियस लॉ खत्म होता है। ये कौन सा था मुझे बताओ जल्दी से, 5th था या 4th था? 4th हो चुका है, 5th था या 6th था, जल्दी से बताओ मुझे। इसी के साथ IT एक्ट खत्म होता है। कोई भी डाउट यहाँ तक? एनीथिंग? हाउ इज द जोश नाउ? ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट लॉ पे, वो है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। यस मैम, आ रहा है, ठीक है, थैंक यू। चलो 6th था ये, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं टुवर्ड्स IPR। अब देखो IPR क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, उसने कुछ क्रिएट किया है, कोई इन्वेंशन किया है, कोई नया म्यूजिक लिखा है, कोई बहुत शानदार पेंटिंग बनाई है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी पर्सन ने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके, अपना माइंड यूज़ करके किसी चीज़ को बनाया है तो उसको उस चीज़ के लिए अप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। बेसिकली ये राइट क्या होता
होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर प्रॉपर्टी राइट्स जो किसी पर्सन को दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्रिएशन और बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं जो उस पर्सन को दिए जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब आईपीआर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई इंडिविजुअल है जिसने अगर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, रिसर्च डेवलपमेंट की है किसी भी फील्ड में, तो इसलिए उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और अगर उस पर्सन ने बाकी सोसाइटी को भी हेल्प की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही अच्छी कोई ऐसी दवाई बना दी जिससे कोई इनक्योरेबल डिजीज ठीक हो सकती है, इन्वेंशन किया है उसका, ठीक है, उस ड्रग का, तो वहाँ पर उस पर्सन को अगर उसके लिए अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो फिर वो पर्सन क्या सोचेगा कि यार क्या मिला मुझे ये सब करके, है ना, छोड़ देता हूँ, जब मेरा नाम ही नहीं हुआ तो मैं क्यों करूँ ये काम। तो इसीलिए ताकि लोग और ज़्यादा मोटिवेट हो ऐसा अच्छा काम करने के लिए, अच्छी चीज़ों को बनाने के लिए, इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनको दिए जाते हैं। अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो वो हमारे पास 5 है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट और जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये वो 5 है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं टुवर्ड्स ट्रेडमार्क। ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? ट्रेडमार्क के बारे में बताना जरा मुझे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में सुना है, पढ़ा है इसको पहले कभी? तो बेसिकली ट्रेडमार्क क्या होता है आप लोग देखेंगे कि ट्रेडमार्क कोई भी हो सकता है, वर्ड, फ्रेज, सिंबल, डिजाइन या फिर इन सभी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ट्रेडमार्क किन चीज़ों को मिलता है? कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पहचान हो पूरे मार्केट में। कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है, वो उस पर्टिकुलर डिज़ाइन से ही पहचान जाए कि अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, ब्लू और इसका कॉम्बिनेशन, इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर ब्रांड को फॉलो करता है, एक पर्टिकुलर ब्रांड से है, ठीक है। और इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर ब्रांड को बाकी सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके, उनसे अलग कर रहा है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, आप यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है? आप लोगों ने बहुत बार फेक बिस्लरी ज़रूर से पिया होगा। ये बिस्लरी है, ठीक है, ये इनका एक पर्टिकुलर क्या है, ट्रेडमार्क है। कैसे है? ये इनकी पर्टिकुलर बॉटल है। हम सबको पता है कि अगर ये ग्रीन कैप दिख गया और अगर ये ऐसी चीज़ दिख गई जहाँ पर ऐसा फॉन्ट यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये पानी पीने वाला है, अच्छा है, ठीक है। अब बहुत सारे देखो कंज्यूमर्स बहुत सारे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं सब लोग पढ़े लिखे हों या फिर सबको स्पेलिंग आती हो। तो लोग ज़्यादातर किस तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं? उनकी शक्ल देख करके, उनके अपीयरेंस को देख करके। तो अगर कोई पर्सन है जिसको बिस्लरी की स्पेलिंग नहीं आती है, तो अगर उसके सामने आप बॉटल ले जाओगे कोई ऐसा, तो उसे वो क्या करेगा, वो इस चीज़ पे ट्रस्ट करेगा, बिकॉज उसे ये पता है कि ये सामान ट्रस्टवर्दी है, ये जो दिखने का इसका स्टाइल है ये इसको दूसरे पर्सन से क्या कर रहा है, डिफरेंट बना रहा है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे डिफरेंट बना रहा है, बिकॉज लोग इसको इसी पहचान से मान रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ट्रेडमार्क ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें फेक के बीच में और जो आइडियल जो रियल ब्रांड है उसके बीच में। सिमिलर एग्जांपल आप लोग देखोगे, जैसे दिल्ली में सरोजनी नगर है और ऐसे ही सिमिलर मार्केट्स बहुत सारे स्टेट्स में, हर जगह, हर सिटी में, टाउन में होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो फॉर एग्जांपल प्यूमा है, अब इनके पास है ट्रेडमार्क, ठीक है। अब इन्हीं सेम चीज़ को फॉलो करके आप देखो यहाँ पर इतने डिफरेंट कम पैसे में लोगों को ये बेचा जाता है। तो बहुत से लोग हैं जिनको तो पता है कि ठीक है ये कॉपी करी गई है, ये फेक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी तो होंगे जिनको नहीं पता होगा, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर एक प्यूमा का ये एक पर्टिकुलर सिंबल है, लिखने का जो तरीका है, इसको ट्रेडमार्क मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज इससे ही इस ब्रांड की पहचान है अपने पूरे मार्केट में, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ट्रेडमार्क दिया जाता है। अगर हम लोग आगे बढ़े टूवर्ड्स कॉपीराइट, तो देखो कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट को हम ऑथर्स राइट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ऑथर का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने किताब लिखी है। अगर किसी पर्सन ने कोई म्यूजिक लिखा है, अगर किसी पर्सन ने कोई पेंटिंग बनाई है, किसी पर्सन ने कोई स्कल्पचर बनाया है, किसी पर्सन ने कोई मूवी बनाई है, ठीक है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है, कोई एडवर्टीजमेंट बनाया है, कोई मैप बनाया है, कोई ड्राइंग बनाई है टेक्निकल, ये सारी ही चीज़ें ऑथर्स राइट में आ जाएगी, ठीक है। तो कॉपीराइट क्यों दिया जाता है? बिकॉज ये किसी पर्सन के दिमाग की उपज है,
ठीक है। तो उनको अगर कॉपीराइट दे देंगे, इसका मतलब क्या है कि कोई और पर्सन उस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉपी किया गया है, ठीक है। 2 डिफरेंट सीरीज़ है, मूवी है, और ये आप देख लो, ये पोस्टर जो है ये भी कॉपीराइट में आ जाएगा। कैसे आएगा? बिकॉज आप देखो सिमिलर काइंड ऑफ कलर्स यूज़ है, सिमिलर काइंड ऑफ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको एडिट किया गया है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होगा जिसने बहुत दिमाग लगाया होगा, अपनी रातों की नींद गंवाई होगी, उसके बाद जाकर के उस बेचारे ने क्या किया होगा, ये पर्टिकुलर पोस्टर बनाया होगा। और दूसरे पर्सन ने क्या किया, बिना दिमाग लगाए अपना बस खाली कॉपी पेस्ट करके एक दूसरा प्रोडक्ट बना दिया बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए कॉपीराइट दिया जाता है, ताकि हम लोग अगर कोई भी कॉपी करता है तो उसके ऊपर लीगल केस कर सकें, ठीक है, उसको स्यू कर सकें। दैट इज़ द रीज़न वाई कॉपीराइट यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर आगे चले हम लोग टूवर्ड्स पेटेंट, तो पेटेंट को आप लोग हमेशा किसके साथ कनेक्ट करोगे, हमेशा इन्वेंशन के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने कोई नया आविष्कार किया होता है तो उसको पेटेंट मिलता है हमेशा, ठीक है। और ये जो पेटेंट होता है, फॉर एग्जांपल पेटेंट उसको मिल गया, तो फिर उसके बाद क्या है, ये पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि एक बार पेटेंट मिल जाएगा, उस पर्सन को अगर नाम मिल गया कि हाँ ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो आपने बनाया है, आपके पास इसका पेटेंट है, तो इसके बाद वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको बाकी सभी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, बाकी सभी लोग जो है वो भी उस चीज़ को हेल्प ले सकें, इस चीज़ का, और उस चीज़ का आनंद उठा सकें, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, ये जो बाइक है, क्या ये पेटेंट में आएगी, हाँ या ना बताओ जल्दी से मुझे। क्या बाइक पेटेंट में आएगी, यस या नो? मैंने क्या बोला, इन्वेंशन यानी कि आविष्कार, और आविष्कार हमेशा नई चीज़ों का होता है, ठीक है। तो क्या ये बाइक आएगी, बताओ जल्दी से। क्या ये बाइक इन्वेंशन में आएगी, हाँ या ना? यस और नो? आएगी कह रहे हैं ऋषि, ठीक है। मैम लेकर आई है फोटो, तो आएगी, है ना। बाइक आएगी। किसी और का आंसर? किसी का आंसर नहीं आएगा अब। यस आएगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि क्या इस बाइक को पहली बार बनाया गया है? नहीं। जब पहली बार कभी बाइक बनाई गई होगी तब फिर भी किसी पर्सन को पेटेंट मिल सकता है, ठीक है। बट ये बाइक पेटेंट में नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर डिवाइस इस बाइक में डाला गया है जो कि किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नया उपज है, नया इन्वेंशन है, कि अब जो ये बाइक है वो हवा पे चलेगी, ठीक है, नॉर्मल जो एनवायरनमेंट में हमारी हवा है उस पे चलेगी, तो इस चीज़ को हम इन्वेंशन कहेंगे, और इस चीज़ के लिए पेटेंट मिल सकता है। ये बाइक का पेटेंट नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर अब कि ये बाइक पेटेंट में नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स ट्रेड सीक्रेट। ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग खुद मुझे बताओ कि जो हम लोग कुरकुरे खाते हैं, क्या उसका टेस्ट टेढ़े मेढ़े में आता है? जो हम लोग मैगी खाते हैं, क्या उसका टेस्ट कोई भी वाई वाई या फिर yippee नूडल्स किसी और में आता है? जो हम डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हैं, क्या उस पिज़्ज़ा का टेस्ट किसी और पिज़्ज़ा में आता है? जो हम भुजिया खाते हैं, ठीक है, जो हम भुजिया खाते हैं, क्या उसका टेस्ट जो बिकाजी का भुजिया होता है, क्या वो सिमिलर टेस्ट हमें कहीं और मिल पाता है? या फिर हम लोग अगर मैकडी का आलू टिक्की बर्गर खाते हैं तो उसका जो सॉस होता है, क्या वो जो पर्टिकुलर सॉस है उसका टेस्ट हमें कहीं और मिल पाता है? नहीं मिलता ना। एक ही ब्रांड है, उस पर हम लोग स्टिक करके रखते हैं। कोका कोला हम फॉर एग्जांपल ये देखो कोका कोला, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई सिमिलर सॉफ्ट ड्रिंक होगी तो वो हमें अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, यही अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? सिंपल सा रीज़न है, ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। तो ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी ऐसी कोई ब्रांड है ना, तो सबकी एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो वो कभी भी शेयर नहीं करते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ खाने की बात करी बिकॉज हम सभी लोग रिलेट कर सकते हैं उससे। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेड सीक्रेट जो है वो सिर्फ खाने के लिए ही मिलता है, वो पर्टिकुलरली हर एक फील्ड में होता है, ठीक है। तो ट्रेड सीक्रेट फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल फैक्ट्री है, उनके पास भी अपना ट्रेड सीक्रेट होगा, ठीक है। तो ये जो है अपने आप को कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंट कैसे रखेंगे? बिकॉज इनके पास एक ऐसा ट्रेड सीक्रेट है जो उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखा है, वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो रेसिपी ये किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। हाँ, अगर सामने से कोई पर्सन इनको ऑफर करता है कि हम आपको आपके ट्रेड सीक्रेट के लिए अरबों रुपए देने के लिए तैयार है, आप बस खाली हमें अपना सीक्रेट बता दो कि कैसे टेस्ट आता है किसान केचप में, वो किसी और केचप में नहीं आता है।
ठीक है, आई बात समझ में। तो वो क्या है बच्चों, वो हमारा ट्रेड सीक्रेट है जिसको बेचा भी जा सकता है, जिसके लाइसेंस को बेचा जा सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट आईपीआर, और वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने अभी तक भी इसको कवर नहीं किया है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कवर कर लेना कि इस साल कौन सी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। अब देखो, जीआई टैग क्या होता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो इंडिया के एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती है, वहीं पर उसका ओरिजिन होता है, वो चीज़ कहीं और नहीं मिलती है, पाई जाती है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है, जो बहुत ही यूनिक है और एक ही पर्टिकुलर रीजन में मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल मणिपुरी ब्लैक राइस, वो मणिपुरी ब्लैक राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वहीं मिलती है, कहीं और नहीं मिलती है। असम का गामूसा है, ठीक है, गामूसा जो है असम का, उसके पास भी जीआई टैग है। ठीक है, क्यों है, बिकॉज वो वहीं पर पाया जाता है। कश्मीर का सैफरन है, उसके पास जीआई टैग है, क्यों है, बिकॉज वैसी जो सैफरन है वो कहीं और उसकी क्वालिटी नहीं मिलती है हमें। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो किसी एक ही जगह पाया जाता है, जिसकी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी सारी चीज़ों से बहुत प्रीमियम होते हैं, ठीक है, जिसकी क्वालिटी किसी और प्रोडक्ट में नहीं पाई जाती है, उसको जीआई टैग दिया जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टिल हेयर। फॉर एग्जाम्पल, सिल्क की साड़ी बहुत सारी जगह पर होती है, लेकिन जो बनारसी सिल्क है उनके पास जीआई टैग है। क्यों है, बिकॉज ऐसा सिल्क या फिर ऐसी सिल्क की साड़ी किसी और, ये जो क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है साड़ी की, वो किसी और चीज़ में नहीं पाई जाती है, तो उन्हें हम जीआई टैग देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं और चलते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। और देखो, ये जो टीएम ट्रेडमार्क वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये जो साइन है, ये आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, कंफ्यूज किया होगा आप लोगों को। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो देखो, कोई भी अगर पर्टिकुलर ब्रांड है, शॉप है, ठीक है, उन्होंने अगर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं किया है, तो उन्होंने अगर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं किया है तो वो ये यूज़ करेंगे। ठीक है, ये यूज़ करेंगे, सर्कल नहीं है वो तो बस मैंने कर दिया, वो ये यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही हूँ मैं, इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर दिया है, तो फिर वो लोग ये वाला साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडमार्क जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके लिए ये साइन यूज़ होगा, ट्रेडमार्क जो रजिस्टर्ड है उसके लिए ये वाला साइन यूज़ होगा। और यही एक बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। इसी के साथ हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी ख़त्म होता है। यहाँ तक कोई भी डाउट है या नहीं है, जल्दी से बता दो एक बार, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, तिरुपति लड्डू, ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने कहा था ना, क्लास के बीच बीच में जोश दिखाते रहना, वो जोश गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है जोश? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा जोश आप लोगों का कहीं पर भी। चलते हैं टुवर्ड्स पॉश एक्ट। ठीक है, पॉश एक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चलते हैं टुवर्ड्स पॉश एक्ट। और देखो मैम, अब कितने बच्चे हैं? अभी बच्चे हैं। आप लोग ही कहते हो कि मैम मैराथन लेकर के आओ, मैम मैराथन लेकर के आई है, तो आप लोग अब पूछ रहे मैम कितने बच्चे हैं? जाना है आप लोगों को? नहीं पढ़ना है? आगे बता दो, मैं बंद कर देती हूँ। नहीं पढ़ना है तो बता दो, नहीं पढ़ाऊंगी। बताओ जल्दी से, नहीं पढ़ना है? मन नहीं है? चलो, तो देखो, पॉश एक्ट का अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, ठीक है, तो बेसिकली पॉश एक्ट का फुल फॉर्म जान लो पहले। पॉश एक्ट का फुल फॉर्म है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छी भाषा में, शॉर्ट भाषा में पॉश एक्ट कहते हैं। अब ये एक्ट जो है, ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से हुआ? इस पूरे एक्ट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आया, मैम नींद आ रही है, ठीक है, मतलब मैं इतना बोरिंग पढ़ाती हूँ कि आप लोगों को नींद आ रही है? मुझे लगा कि मैं बहुत एंथुजियाज्म के साथ पढ़ाती हूँ, अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को नींद ना आए। ये तो काफ़ी सैड है मेरे लिए। देखो, तो ये जो हमारा पॉश एक्ट है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो ये जो पॉश एक्ट है, ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आया भंवरी देवी के केस से, यानी कि विशाखा के केस से। ठीक है, अब भंवरी देवी कौन थी? देखो, भंवरी देवी एक एनजीओ वर्कर थी।
ठीक है, ये एक एनजीओ वर्कर थी जो काम करती थी एक एनजीओ में। वन फाइन डे इनको पता चलता है कि इनकी लोकेलिटी में आसपास कहीं पर चाइल्ड मैरिज हो रही है। ठीक है, अब जब इनको ये लगा कि चाइल्ड मैरिज हो रही है तो इनका अधिकार था जाके रोकने का, तो ये चली गई रोकने के लिए। अब हमें ये समझना है कि जो भंवरी देवी थी वो क्या थी, वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। ये जो सुन रहे हो आप लोग मैटर पूरा, ये 1997 के आसपास का है। ठीक है, तो भंवरी देवी थी वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी, और जहाँ पर चाइल्ड मैरिज बाल विवाह हो रहा था वो लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। अब भंवरी देवी गई चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, सक्सेसफुली रोक भी दिया, हालांकि बाद में फिर कर दिया गया, बट उस टाइम पे जब वो गई तो शादी को रोक दिया गया। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने उसको रोका, जो अपर कास्ट मैन थे उन लोगों का ईगो हर्ट हो गया। उनको ये लगा कि ऐसे कैसे एक लोअर कास्ट वुमेन आके हमारे घर में हमारे बच्चों की शादी तोड़ के चली गई। तो इन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, गैंग रेप कर देते हैं इसका बदला लेने के लिए। ठीक है, तो वो जो अपर कास्ट मैन थे उन लोगों ने भंवरी देवी का रेप कर दिया। अब आप ये समझना कि इसको हम लोग पॉश एक्ट से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया, भंवरी देवी एक एनजीओ वर्कर थी, उनका काम ही यही था। ठीक है, सोसाइटी के लिए काम करना। तो इसका मतलब जब वो वहाँ चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए गई, उनका रेप किया गया, तो वो क्या था, वो वहाँ पर अपने वर्क प्लेस पे थी, अपने काम से रिलेटेड काम करने के लिए वो वहाँ पर गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनका गैंग रेप कर दिया गया। अब उस टाइम पे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर के कोई भी लॉ नहीं था हमारे पास। तो आप हैरान हो जाओगे कोर्ट की बातों को सुन करके कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने ये कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल कि भंवरी देवी को उनके ही हस्बैंड के सामने उनका गैंग रेप किया गया, बिकॉज उनके हस्बैंड ने उनको बचाया क्यों नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कही गई। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि एक बेचारा हस्बैंड है और सामने अगर 4-5 लोग हैं तो क्या वो उनको बचा पाते। और दूसरी बात ये कही गई कि जो अपर कास्ट मेन है, अपर कास्ट के लोग होते हैं, वो लोग तो लोअर कास्ट लोगों से चिढ़ते हैं। ठीक है, उस टाइम पे ये बात कही गई थी, कोर्ट ने कही थी कि अपर कास्ट के लोग होते हैं वो तो लोअर कास्ट के लोगों से चिढ़ते हैं, वो तो उनके साथ बैठना तक पसंद नहीं करते हैं। तो हाउ कम कि एक अपर कास्ट के जो मेन हैं उन्होंने एक लोअर कास्ट वुमेन का रेप कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज अगर वो लोग उसका रेप करेंगे तो उनकी जो कास्ट है, मतलब वो जो अपने आप को मानते हैं वो घट जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि वो उनका जो मानना है, उनका जो अपर कास्ट का वो जो एक क्राइटेरिया है ना, वो प्रदूषित हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। ये कोर्ट ने कहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर रेप हुआ था। तो इन दैट केस यहाँ पर ये सारी बातें हुई। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया तब सुप्रीम कोर्ट ने दी विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, और कोर्ट ने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहा कि जब तक आप लोग प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के लिए कोई भी लॉ लेकर के नहीं आते हो, तब तक विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। और हम आपको सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे कि इन गाइडलाइंस के बदले आप लोग क्या करोगे, एक नया लॉ लेकर के आओगे। तो ये सारी बातें थी 1990s, लेट 1990s की। ठीक है, और आप लोग ये देख लो कि 2013 में जाकर के हमारे पास कोई नया लॉ आया। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था हमारे पॉश एक्ट का कि विशाखा गाइडलाइंस दी गई, भंवरी देवी का केस हुआ, जिसकी वजह से 2013 में पॉश एक्ट को लेकर के आया गया। ठीक है, अब बेसिकली पॉश एक्ट का काम क्या है कि जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, जितने भी लोग होते विमेंस होती हैं, अगर वो अपने वर्क प्लेस पे काम कर रही हैं तो उनको एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। और यही जो है फंडा है, इसको फॉलो करते हुए पॉश एक्ट को लेकर के आया गया। और ये एक्ट क्या कहता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, अगर किसी विमेन से सेक्सुअल फेवर्स मांगे जा रहे हैं और उससे कहा जा रहा है कि अगर आप मुझे सेक्सुअल फेवर्स देंगी, ठीक है, तो हम आपका प्रमोशन कर देंगे, अगर आप सेक्सुअल फेवर्स नहीं देंगी तो हम आपका डिमोशन कर देंगे, अगर आप सेक्सुअल फेवर्स नहीं देंगी तो आप यहाँ से निकाल दी जाएंगी और आपको आगे जाके कहीं और भी नौकरी नहीं मिलेगी, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने सेक्सुअल फेवर नहीं दिया तो आपका यहाँ हम लोग रहना मुश्किल कर देंगे। किसी औरत के आसपास इतनी ह्यूमिलिएटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना कि वो काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, उसको सुनाना, वो जो कुछ भी कर रही है उसमें उसका मजाक उड़ाना, एक इंटिमिडेटिंग हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट कर देना, ये सारी ही चीज़ें किस में आ जाएगी बच्चों, ये सारी ही चीज़ें सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे आ जाएगी, जिसके लिए सजा दी जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका की प्रोविजन क्या है सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉश एक्ट का। सबसे पहली बात ये है कि ये एक्ट प्रोहिबिट करता है और प्रिवेंट करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को। ये एक्ट साफ साफ कहता है कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, वो बैठाई जाएगी कहाँ पर, जहाँ पर भी कोई भी ऐसा वर्क प्लेस है जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है,
जिस भी वर्क प्लेस में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो रिसीव करेंगे और एड्रेस करेंगे सारे कंप्लेंट्स को जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है। प्लस ये एक्ट हमें ये भी बताता है कि जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। उनकी क्या ड्यूटी है कि अपनी जो फीमेल वर्कर्स हैं, ठीक है, फीमेल वर्कर्स यानी कि जो काम कर रहे हैं आपके एनवायरनमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए आप एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करो और आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेकर के आओ, जिससे सिर्फ और सिर्फ औरतों को ये ना पता चले कि सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस में कुछ होता है, बट आदमियों को भी ये पता चले कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो उसके लिए हमें अंडर द पॉश एक्ट सजा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ की प्रोविजंस है। बात करेंगे हम लोग पेनल्टीज की, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई एक एम्प्लॉयर है जिसके, यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला कि एम्प्लॉयर है, ठीक है, जहाँ पर भी 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, वो एम्प्लॉयर क्या करेगा, आईसीसी इस्टेब्लिश करेगा। अगर उस पर्सन ने आईसीसी इस्टेब्लिश नहीं किया, उस एम्प्लॉयर ने, तो यहाँ पर उसको सज़ा दी जाएगी, उसको फाइन भरना पड़ेगा और उसका जो बिजनेस लाइसेंस है उसको रद्द भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। प्लस ये जो एक्ट है वो सीधा सीधा साफ साफ हमें प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्लेंट गई है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो किस तरीके से कंप्लेंट को फाइल किया जाएगा, कैसे पूरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी, कैसे फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी दोनों ही पार्टीज को। ये नहीं है कि औरत ने अगर कंप्लेंट कर दी तो फिर हम लोग बस औरत की ही सुनेंगे और आदमी की कुछ नहीं सुनेंगे, नहीं, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ही डिसीजन दिया जाएगा। और उसके साथ ही खत्म होता है क्या, खत्म होता है पॉश एक्ट। यहाँ तक कोई भी डाउट बताना जरा जल्दी से। उसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच हेतल, थैंक यू रूबी, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़े। जोश कहाँ है, जोश कहाँ है, जल्दी से बताओ। चलते हैं टुवर्ड्स ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, नो डाउट, बहुत बढ़िया, ऑल इज क्लियर, नो डाउट। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लाइक शेयर कर दिया इस सेशन को। तो देखो, अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है। लेट मी हैव सम वाटर, एक मिनट। आई होप मैं बहुत ज़्यादा फास्ट या बहुत ज़्यादा स्लो नहीं जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पढ़ाने के ढंग से। ठीक है, चलो देखो, ADR इसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, अब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं, देखो डिस्प्यूट का क्या मतलब है कि दो पार्टीज के बीच में झगड़ा हो गया। ठीक है, अब अगर दो पार्टीज के बीच में झगड़ा हुआ है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हमेशा हम लोग जाते हैं कोर्ट के पास। लेकिन यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑल्टरनेट। तो अगर हम लोग कोर्ट के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, उसी को कहा जाता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ADR बच्चों बेसिकली क्या होता है, जहां पर दो पार्टीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है, कोई डिसएग्रीमेंट हो गया है, तो वो लोग क्या डिस्कशन करते हैं कि चलो कोर्ट में नहीं जाते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, उसी को हम कहते हैं ADR। ठीक है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अगर हम लोग बात करें ADR की ओरिजिन की, तो आप लोग भी मुझसे, आई थिंक, मुझे नहीं पता कि आप लोग अग्री करोगे या फिर नहीं करोगे, कमेंट करके बताना मुझे कि आप लोग अग्री करते हो कि नहीं करते हो। ADR को कहा जाता है कि ये बहुत नया कंसेप्ट है, बट आपको क्या लगता है क्या ये नया कंसेप्ट है? बिकॉज देखो, हम लोग अगर शुरुआत से बात करें तो आज तो हम लोग मतलब न्यूट्रल, मतलब हम लोग अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज है हमारी। ठीक है, लेकिन उसके पहले जॉइंट फैमिली होती थी, उसके पहले लोग अपने पूरे क्लैन के साथ रहते थे। ठीक है, पूरे जो कुल हुआ करता था पूरा सब साथ में रहते थे, जहाँ पर जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन होता था, अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ है दो लोगों के बीच में, तो वो सीनियर मोस्ट पर्सन के पास सारी बातें लेकर के जाते थे और वो सीनियर मोस्ट पर्सन फिर वो जो मैटर होता था उसको सॉल्व करता था, उनकी समस्या को सुलझाता था। ठीक है, यानी कि वो वहाँ पर कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, अपने घर की बात को घर में ही रख रहे हैं। एक एल्डर पर्सन को डिसाइड कर लिया कि जो भी मैटर होगा किसी के बीच में, वो एल्डर पर्सन डिसाइड करेगा, वही चीज़ फाइनल, फुल एंड फाइनल होगी। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है हमारा, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली हम लोग इसको ट्रेस कर सकते हैं हमारे एंशिएंट टाइम्स से। ठीक है, हमारे घर से ही चलते आया है ये। अगर हम लोग बात करें ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो देखो यहाँ पे 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन,
मीडिएशन और नेगोशिएशन, इनको एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आर्बिट्रेशन पे, ठीक है। तो बच्चों आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जैसे कि कोर्ट में होता है कि एक जज साहब हैं, ठीक है, और दो पार्टीज हैं। तो सिमिलरली आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन में जज साहब होते हैं जिनको हम आर्बिट्रेटर बुलाते हैं, ठीक है। कोर्ट में जज होते हैं, यहाँ पर आर्बिट्रेटर होते हैं। ये आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज को सुनेंगे, उनके सारे एविडेंसेस को देखेंगे और उसके बाद अपनी जजमेंट देंगे। तो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको हम जजमेंट बोल रहे हैं, लेकिन आर्बिट्रेटर जो जजमेंट देंगे उनको हम अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, AWARD अवार्ड फंक्शन वाला अवार्ड नहीं है ये। आर्बिट्रेटर ने जो जजमेंट दिया या फिर ऑर्डर दिया उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अवार्ड बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आर्बिट्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो कि जहाँ पर लोग कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, बट लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर कोर्ट की तरह ही एक सिनेरियो है जहाँ पर आर्बिट्रेटर है, दो पार्टीज को सुन रहे हैं, अपना अवार्ड दे रहे हैं, यानी कि अपना जजमेंट सुना रहे हैं। ये जो आर्बिट्रेटर होते हैं ये एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो दोनों पार्टीज को सुनती है, और इनका जो भी डिसीजन होता है वो हमेशा पार्टीज के ऊपर लीगली बाइंडिंग होता है। याद रखना, जैसे कोर्ट का डिसीजन लीगली बाइंडिंग होता है वैसे आर्बिट्रेटर का डिसीजन भी लीगली बाइंडिंग होता है, ठीक है। दैट इज अबाउट आर्बिट्रेशन। चलिए अगर कंसिलिएशन की तरफ, तो देखो कंसिलिएशन क्या होता है, कंसिलिएशन जैसे आर्बिट्रेटर जैसे आर्बिट्रेटर है सिमिलरली वैसे ही कंसिलिएटर होता है, ठीक है। तो अब ये कंसिलिएटर कौन होता है, ये भी एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है जिसको पार्टी खुद से अपॉइंट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, आर्बिट्रेशन में क्या देखा, पार्टी खुद से आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, पार्टीज हमेशा, आर्बिट्रेटर जो है वो अलग ही कोई पर्सन होगा जिसके पास लीगल नॉलेज होगी, ठीक है। वो एक कोर्ट का तरह ही एक सेटलमेंट है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, बेसिक कोर्ट नहीं है, वो बाहर, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो रहा है। तो यहाँ हम लोग कंसिलिएशन में क्या देख रहे हैं कि कंसिलिएटर जो है उनको पार्टीज खुद डिसाइड करेंगे कि कौन न्यूट्रल पार्टी है जो हमारा कंसिलिएटर बनेगा और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो कंसिलिएशन में क्या है, एक न्यूट्रल पार्टी है जिसको उन पार्टीज ने ही क्या किया है, अपॉइंट किया है कि वो हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। लेकिन ये कंसिलिएटर जो है वो अलग है आर्बिट्रेटर से। कैसे, हमने देखा आर्बिट्रेटर जजमेंट दे सकते हैं, अवार्ड दे सकते हैं, जो कि फुल एंड फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है पार्टीज के ऊपर। लेकिन जो कंसिलिएटर होते हैं ये कोई भी अवार्ड नहीं दे सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल देते हैं पार्टीज को कि देखो ये XYZ तरीके हैं आपके पास जिससे आप लोग अपने जो मैटर है उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं कंसिलिएशन। और ये जो प्रपोजल दे रहा है कंसिलिएटर वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। पार्टी अगर चाहे तो चूज कर सकती है, ना चाहे तो ना चूज करे, ठीक है। दैट इज अबाउट इट। चलिए अगर हम लोग मीडिएशन पे, तो मीडिएशन में भी थर्ड पार्टी ही होती है न्यूट्रल, ठीक है, जो कि मीडिएशन करवाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखो आर्बिट्रेशन में क्या था, आर्बिट्रेटर था, उसने जो अवार्ड दिया वो फुल एंड फाइनल था, पार्टीज को मानना पड़ेगा। कंसिलिएशन में क्या था, कंसिलिएटर ने प्रपोजल दिया, पार्टीज अगर माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, ठीक है, फुल एंड फाइनल बाइंडिंग नहीं है। लेकिन मीडिएशन में जो मीडिएटर होता है वो कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं देता है, वो कोई भी प्रपोजल नहीं देता है। मीडिएटर का बस काम होता है टू फैसिलिटेट डिस्कशन, यानी कि अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया है तो वो फैसिलिटेट करवाएगा कि कैसे भी करके क्या हो, कैसे भी करके उन दोनों पार्टीज के बीच में बात हो और वो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लें। उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को हम मीडिएशन बोलते हैं। एंड फिर हम लोग देखते हैं नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन जो है सबसे इनफॉर्मल तरीका है। कैसे, यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। आर्बिट्रेशन में होती है, मीडिएशन में होती है, कंसिलिएशन में होती है, लेकिन नेगोशिएशन में कभी भी कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। यहाँ पर जो दो पार्टीज होती हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ होता है वो आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो बेसिकली ये बहुत ही इनफॉर्मल है कि दो पार्टीज हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, वो सोचते हैं कि देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ मैं, दो ट्रेडर्स थे, ठीक है, ट्रेडर बोले तो मतलब कि व्यापारी थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चीनी के व्यापारी या रुई कॉटन के व्यापारी, कुछ भी हो सकते हैं। तो उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब देखो, उसने उसको कहा कि अगर इन केस अगर कोई भी हमारे बीच में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे, हम लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, हम लोग ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि किसी पर्सन ने ब्रीच कर दिया और 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया दूसरी पार्टी को। तो ये जो दूसरी पार्टी थी उसने उसको बोला कि देखो, अगर ये मामला आगे जाता है आर्बिट्रेशन के लिए तो तुम्हें मुझे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे।
मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएशन कर रहा हूँ कि आर्बिट्रेशन के लिए ना जाके हम लोग एक काम करते हैं, 70 lakhs पे इस डील को साइन करते हैं कि तुम मुझे चुपचाप जो भी ब्रीच किया है उसके लिए 70 lakhs दे दो और इस जो मैटर हुआ है हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ है इसको रफा दफा करो। तो ये किस में आ जाएगा, ये नेगोशिएशन में आ जाएगा, जहाँ पर दो पार्टीज क्या कर रही हैं, किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया है, बस आपस में बात करके चीज़ों को रिजॉल्व कर रही है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे नेगोशिएशन। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ ये चारों क्या होते हैं, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ मुझे एक बार। मीडिएशन और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैटर कोर्ट तक जाता है तो बहुत डिफिकल्टीज हो जाती हैं। ठीक है, कोर्ट में अगर एक बार मैटर चला गया तो लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, जीवन में दोबारा फिर किसी की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें हो जाती है कोर्ट में। प्लस कोर्ट का जो प्रोसेस होता है काफ़ी लेंदी होता है, प्लस कोर्ट में अगर आप जाओगे तो पैसे भी बहुत लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की तो यहाँ पर बेसिकली कम कॉस्ट में सारा काम हो जाता है, लोगों के रिश्ते खराब नहीं होते हैं। एडीआर लोगों को मौका देता है कि रिश्ते ज़्यादा खराब ना हो, एक दूसरे से बातचीत करके आप लोग चीज़ों को सॉल्व कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हर बात हमारे कोर्ट तक जाएगी तो क्या होगा, अगर हर बात हमारे कोर्ट तक जाएगी तो फिर हमारे कोर्ट के ऊपर केसेस का बर्डन बन जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, एंड यही एक सबसे अच्छा नीड था फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। बात करें अगर हम लोग लॉज की या फिर लीगल प्रोविजन की जो एडीआर के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो वो सबसे पहले है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हमें क्या देता है, राइट टू स्पीडी ट्रायल देता है। ठीक है, कि स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए और एडीआर स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोविजन है विच इज रिलेटेड टू इट। दूसरी बात, हमारा जो आर्टिकल 39A है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो साफ साफ बात करता है अबाउट फ्री लीगल एड। ठीक है, तो फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर इसलिए क्या होगा, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये भी एक ऐसा प्रोविजन है जो एडीआर से रिलेटेड है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीड्यूरल कोड, जो साफ साफ ये कहता है कि मैटर्स को, डिस्प्यूट को आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल किया जा सकता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आवर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट, क्लियर हुई कि नहीं हुई बातें जल्दी से बता दो मुझे। इसी के साथ हम लोग इस पूरे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। पहले पढ़ाया था बट वो एक सीरीज था जहां पर मैंने बिट्स एंड पीसेस में कुछ कुछ चीजें पढ़ाई थी। आज मैंने आप लोगों को पूरा वन शॉट में कवर करवाया है। ठीक है, एनालिस्ट का इतना रुतबा क्यों है, नाम बनाया है अपना, ब्रांड वैल्यू। कोई भी डाउट, यहाँ तक सब कुछ बातें क्लियर हो गई। आप लोगों से कल मेरी फिर से मुलाकात होगी 5 बजे। ठीक है, जरूर से आ जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हाँ, एक और बात कि आपकी जो ये पूरी पीडीएफ है ये मैं अभी के अभी डाल रही हूँ कहाँ पर, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे आप लोग जाएंगे। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन पे जाएंगे आप लोगों को नीचे यहाँ पर एक कम्युनिटी शो होगी। ठीक है, कम्युनिटी पे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रुप में आप मेरा नाम देख सकते हैं, डिम्पल पारिक। यहाँ आप मुझे फॉलो कर लेना। आपकी जो ये पीडीएफ है ये मैं अभी के अभी अपलोड करने जा रही हूँ विदिन 3 मिनट्स। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से जाएंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और ये पीडीएफ वहाँ से ले लेंगे अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों से कल मुलाकात होगी। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं।